मुगलिया सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। आगरा के किले में दीवान ए खास की संगमरमरी दीवारें भी बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के प्रताप से रोशन थी। दरबार लगा था, नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे और सल्तनत के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा चल रही थी। लेकिन आज बादशाह अकबर का मन इन गंभीर चर्चाओं में नहीं लग रहा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी ऊब और शरारत का मिलाजुला भाव था। उनकी नजरें अपने सबसे प्रिय और चतुर सलाहकार बीरबल पर टिकी थी। बीरबल हमेशा की तरह शांत और सहज भाव से बैठे थे। उनकी आंखों में ज्ञान की एक गहरी चमक थी, जो किसी भी पहेली को सुलझाने के लिए तैयार रहती थी। अकबर ने अपनी मखमली गद्दी पर थोड़ी सी करवट ली, अपनी तराशी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरा और एक गहरी सांस लेकर बोले, बीरबल, हमने दुनिया के नायाब से नायाब घोड़े देखे हैं। अरबी, तुर्की, ईरानी, हर नस्ल के बेहतरीन घोड़े हमारे अस्तबल की शान बढ़ाते हैं। लेकिन अब हमारा मन कुछ ऐसा देखने को कर रहा है जो आज तक किसी ने न देखा हो, न सुना हो। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी कान लगाकर सुनने लगे कि बादशाह आज कौन सी अनोखी ख्वाहिश जाहिर करने वाले हैं। बीरबल के विरोधी, खासकर वित्त मंत्री राजा टोडरमल और सेनापति मानसिंह मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें लगा कि आज बादशाह जरूर कोई ऐसी असंभव शर्त रखेंगे जिसमें बीरबल बुरी तरह फंस जाएंगे। अकबर ने अपनी आवाज में एक शाही रौब भरते हुए कहा, बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए एक ऐसा घोड़ा खोज कर लाओ जो इस दुनिया का न हो। एक ऐसा घोड़ा जो अद्वितीय हो, अकल्पनीय हो। एक ऐसा घोड़ा जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि रूह से देखा जाए। ये सुनते ही दरबार में एक कानाफूसी की लहर दौड़ गई। इस दुनिया का न हो, रूह से देखा जाए, ये कैसी पहेली थी? सेनापति मानसिंह, जो बीरबल की बढ़ती शोहरत से हमेशा जलते थे, आगे बढ़कर बोले, आलम पनाह, ये तो सरासर नामुमकिन है। ऐसा घोड़ा तो कल्पनाओं में भी नहीं होता। बीरबल भला उसे हकीकत में कहां से लाएंगे? अकबर मुस्कुराए। यही तो वो चाहते थे। वो बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्हें एक ऐसी चुनौती देना चाहते थे जिससे पार पाना लगभग असंभव हो। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। क्यों बीरबल, क्या तुम हमारे लिए ये काम नहीं कर सकते? क्या तुम्हारी चतुराई की कोई सीमा है? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, जहां पनाह, जब हुक्म आपका हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। आपकी ख्वाहिश पूरी करना तो मेरा फर्ज है। मैं आपके लिए ऐसा घोड़ा जरूर लाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। शर्तें? कहो, क्या शर्तें हैं? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, आलम पनाह, ऐसा अलौकिक घोड़ा खोजने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा, कम से कम 6 महीने का समय। और चूंकि ये घोड़ा दिव्य होगा तो उसके रहने का इंतजाम भी शाही और गुप्त होना चाहिए। इसके लिए मुझे शाही खजाने से 1 लाख सोने की मोहरें चाहिए होंगी, ताकि मैं उसके लिए एक खास अस्तबल तैयार करवा सकूं और उसकी खोज में लगने वाले खर्चों को पूरा कर सकूं। 1 लाख सोने की मोहरें। दरबार में बैठे मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये एक बहुत बड़ी रकम थी। मानसिंह ने तुरंत आपत्ति जताई, हुजूर, ये तो खजाने की बर्बादी है। एक ऐसे घोड़े के लिए जो शायद है ही नहीं, इतनी बड़ी रकम देना। लेकिन अकबर बीरबल की चुनौती स्वीकार करने के मूड में थे। उन्होंने हाथ उठाकर मानसिंह को चुप करा दिया और कहा, मंजूर है। बीरबल, तुम्हें 6 महीने का वक्त और 1 लाख मोहरें दी जाती है। लेकिन याद रहे, अगर 6 महीने बाद तुम वो अद्वितीय घोड़ा पेश नहीं कर पाए तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। दरबार में एक खौफनाक खामोशी पसर गई। ये अब सिर्फ एक मजाक नहीं रहा था। ये बीरबल की जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। बीरबल के शुभ चिंतकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई, जबकि उनके दुश्मनों के चेहरों पर एक क्रूर मुस्कान थी। बीरबल ने एक बार फिर झुककर सलाम किया और कहा,
मुझे आपकी शर्त मंजूर है जहांपना। अगले दिन से ही बीरबल अपने काम में जुट गए। उन्होंने शहर से कुछ दूर एक शांत और एकांत जगह पर एक भव्य अस्तबल का निर्माण शुरू करवाया। कारीगर दिन रात काम कर रहे थे। उस अस्तबल को चारों ओर से ऊंची दीवारों से घेर दिया गया और उस पर मखमली पर्दे डाल दिए गए ताकि कोई अंदर झांक न सके। बाहर कड़ा पहरा लगा दिया गया। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। शहर और दरबार में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि बीरबल सचमुच किसी दूसरे लोक से घोड़ा लाने गए हैं, तो कोई कहता कि उन्होंने बादशाह को मूर्ख बनाया है और वह मोहरे लेकर भागने की फिराक में है। बीरबल के विरोधी हर दिन बादशाह के कान भरते, हुजूर 6 महीने बीतने वाले हैं और बीरबल ने अब तक कुछ नहीं किया। वो बस शाही खजाने को बर्बाद कर रहे हैं। अकबर भी कभी कभी चिंतित हो जाते, लेकिन उन्हें बीरबल की काबिलियत पर भरोसा था। फिर भी उन्होंने एक दिन बीरबल को बुलाकर पूछा, बीरबल, क्या प्रगति है? क्या तुम्हें वो घोड़ा मिला? बीरबल ने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया, जी जहांपनाह, घोड़ा मिल चुका है। वो इतना दिव्य और शक्तिशाली है कि उसे यहां तक लाने और इस माहौल में ढालने में थोड़ा वक्त लग रहा है। वो अभी मेरे बनाए गुप्त अस्तबल में है। बस कुछ ही हफ्तों में वो आपके दर्शन के लिए तैयार हो जाएगा। ये सुनकर अकबर की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने उस घोड़े के बारे में और जानना चाहा। बीरबल ने रहस्यमयी अंदाज में बताया, आलम पनाह, वो घोड़ा हवा से बातें करता है। उसका रंग इंद्रधनुष की तरह बदलता है। उसकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह अदृश्य है। अदृश्य? अकबर हैरान रह गए। मतलब वो दिखाई नहीं देता? दिखाई देता है जहांपनाह, बीरबल ने समझाया, लेकिन हर किसी को नहीं। उस घोड़े की एक दिव्य शर्त है। वह केवल उसी इंसान को दिखाई देता है जो शुद्ध हृदय का हो, जिसका चरित्र बेदाग हो और जो अपने पिता की असली संतान हो, यानी जिसका वंश शुद्ध हो। किसी भी बेईमान, पापी या अशुद्ध वंश के व्यक्ति को वो घोड़ा नजर नहीं आएगा। ये सुनकर अकबर सोच में पड़ गए। ये तो बड़ी अजीब शर्त थी, लेकिन एक अलौकिक घोड़े से ऐसी उम्मीद की जा सकती थी। उनकी उत्सुकता अब चरम पर थी। उन्होंने बीरबल को जल्द से जल्द उस घोड़े को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। 6 महीने पूरे होने में बस एक दिन बाकी था। पूरे आगरा में यह खबर फैल गई थी कि कल बीरबल बादशाह अकबर के लिए एक अदृश्य और दिव्य घोड़ा पेश करने वाले हैं। दरबार को खास तौर पर सजाया गया था। सभी नवरत्न, मंत्री, अमीर और दरबारी उत्सुकता से उस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहे थे। बीरबल के दुश्मनों के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल का झूठ आज पकड़ा जाएगा और उसे मौत की सजा मिलेगी। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी नजरें बार बार दरबार के मुख्य द्वार की ओर उठ रही थी। तभी नगाड़ों की आवाज गूंजी और बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। वो अकेले थे। उनके हाथ में एक खाली लगाम थी, जिसे वो ऐसे पकड़े हुए थे मानो किसी शक्तिशाली घोड़े को साध रहे हों। बीरबल बादशाह के करीब आए, झुके और बोले, आलम पनाह, आपका इंतजार खत्म हुआ। मैं आपके लिए वो अद्वितीय, अलौकिक और अदृश्य घोड़ा ले आया हूं। पूरा दरबार आश्चर्य से उस खाली जगह को देखने लगा, जहां बीरबल के अनुसार एक घोड़ा खड़ा था। मानसिंह ने ऊंची आवाज में तंज कसा, घोड़ा कहाँ है? बीरबल, हमें तो सिर्फ एक खाली लगाम नजर आ रही है। लगता है तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सेनापति जी, मैंने पहले ही अर्ज किया था कि ये घोड़ा हर किसी को नजर नहीं आता। ये केवल उसे ही दिखाई देगा जो नेक, ईमानदार और शुद्ध वंश का हो। जो व्यक्ति अपने पिता की सच्ची संतान नहीं है, उसे ये घोड़ा कतई नजर नहीं आएगा। ये सुनते ही मानसिंह का चेहरा पीला पड़ गया। अब ये सिर्फ घोड़े को देखने का सवाल नहीं था, बल्कि अपनी इज्जत,
अपने वंश और ईमानदारी ईमानदारी को साबित करने का सवाल था। अगर वो कहते कि उन्हें घोड़ा नहीं दिख रहा है, तो पूरा दरबार उन्हें एक अशुद्ध वंश का व्यक्ति मानेगा। ये उनके लिए मौत से भी बदतर अपमान होता। अकबर ने स्थिति की गंभीरता को समझा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सबसे बहादुर सेनापति मानसिंह जी ही इस घोड़े का मुआयना करेंगे। मानसिंह जी, आगे आइए और हमें इस घोड़े की खासियत बताइए। मानसिंह अब बुरी तरह फंस चुके थे। उनके पास झूठ बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो कांपते कदमों से आगे बढ़े और उस खाली जगह के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने हवा में हाथ फिराया और गहरी सोच में डूबने का नाटक किया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वो अचानक बोल पड़े, क्या शानदार घोड़ा है। ऐसा जानवर तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसका शरीर फौलाद की तरह मजबूत है और इसकी चाल में बिजली की सी तेजी है। इसका रंग तो ऐसा है जैसे सूरज की सुनहरी किरणें पिघला कर इस पर डाल दी गई हों। बीरबल, तुम सच में महान हो। दरबार में बैठे लोग हैरान थे। मानसिंह को घोड़ा दिख रहा था। अब दूसरे मंत्रियों पर दबाव बढ़ गया। एक एक करके अकबर ने सभी बड़े मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। वित्त मंत्री टोडरमल ने घोड़े की आंखों की तारीफ की और कहा कि उनमें हीरे जड़े हैं। मुल्ला दो प्याजा ने उसकी गर्दन की बनावट की प्रशंसा की। हर कोई अपनी इज्जत और वंश की पवित्रता बचाने के लिए उस न दिखने वाले घोड़े की तारीफों के पुल बांध रहा था। कोई उसकी पूंछ को रेशम से भी मुलायम बता रहा था, तो कोई उसके खुरों को चांदी का बता रहा था। दरबार झूठ के एक शानदार महल में तब्दील हो चुका था, जहां हर कोई एक दूसरे से बढ़ चढ़कर उस घोड़े का वर्णन कर रहा था जो वहां था ही नहीं। बीरबल शांति से ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अब बारी थी बादशाह अकबर की। वो अपने सिंहासन से उतरे और उस जगह के पास आए जहां वह दिव्य घोड़ा खड़ा था। वो भी उस खाली जगह को घूर रहे थे। सच तो ये था कि उन्हें भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। एक पल के लिए उनके मन में आया कि वो सच बोल दे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, मैं हिंदुस्तान का शहंशाह हूं। अगर मैंने कहा कि मुझे घोड़ा नहीं दिख रहा, तो क्या मेरी प्रजा ये नहीं सोचेगी कि उनका बादशाह शुद्ध वंश का नहीं है? मेरी सल्तनत पर, मेरे नाम पर क्या असर पड़ेगा? मेरे सारे मंत्री जो खुद को इतना नेक और ईमानदार बताते हैं, उन्हें ये घोड़ा दिख रहा है, तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा? क्या मुझ में ही कोई खोट है? ये सोचकर अकबर का चेहरा भी चिंता से भर गया। अपनी बादशाहत और सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने भी वही रास्ता चुना जो बाकी सबने चुना था। अद्भुत, अविश्वसनीय, बादशाह अकबर ने जोर से कहा। उनकी आवाज में झूठा आश्चर्य भरा था। बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। ये घोड़ा नहीं, साक्षात स्वर्ग से उतरा कोई देवदूत है। इसकी बनावट, इसका तेज, इसकी तो तुलना ही नहीं की जा सकती। हम इससे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आगे बढ़कर हवा में घोड़े की पीठ को थपथपाने का नाटक किया। वाह, क्या मुलायम खाल है इसकी, मखमल भी शर्मा जाए। पूरे दरबार ने राहत की सांस ली। अब बादशाह ने भी घोड़े को देख लिया था, मतलब सब सुरक्षित थे। लेकिन बीरबल का सबक अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं बहुत खुश हूं कि आपको ये घोड़ा पसंद आया। अब मेरी इच्छा है कि आप इस पर एक छोटी सी सवारी करें, ताकि इसकी फुर्ती और रफ्तार का भी अंदाजा हो जाए। ये सुनकर अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। घोड़े की तारीफ करना एक बात थी, लेकिन एक अदृश्य घोड़े पर सवारी करना, यह कैसे संभव था? अगर वो सवारी करने का नाटक करते हुए गिर गए तो सारी दुनिया उन पर हंसेगी। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, अभी नहीं बीरबल, आज हम थोड़े थके हुए हैं, फिर कभी इसकी सवारी करेंगे। लेकिन बीरबल कहां मानने वाले थे। उन्होंने कहा, आलमपना, ये एक दिव्य घोड़ा है। ये कभी अपने सवार को गिरने नहीं देता। आप बस एक बार इस पर बैठने का कष्ट करें, फिर देखें ये कैसे हवा में उड़ता है।
दरबारियों ने भी हां में हां मिलाई। हाँ हुजूर, एक बार सवारी तो बनती है। अकबर अब पूरी तरह से बीरबल के जाल में फंस चुके थे। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपने सेवकों को इशारा किया। 2 सेवक आगे आए और बादशाह को घोड़े पर चढ़ने में मदद करने का नाटक करने लगे। अकबर ने बड़ी सावधानी से अपनी एक टांग उठाई और हवा में उछलकर ऐसे बैठ गए जैसे किसी घोड़े की पीठ पर बैठे हों। वो हवा में बैठे थे, उनके हाथ लगाम पकड़े हुए थे और चेहरा शर्मिंदगी और घबराहट से लाल हो रहा था। पूरा दरबार वाह वाह कर रहा था और तालियां बजा रहा था। बादशाह एक हास्यास्पद स्थिति में थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे निकले। तभी दरबार के एक कोने से एक बच्चे के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई। वो एक दरबारी का छोटा बेटा था जो अपने पिता के साथ आया था। वो जोर जोर से हंसता हुआ बोला, देखो देखो, बादशाह तो हवा में बैठे हैं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं पहना है। अरे नहीं, बादशाह नंगे नहीं हैं, पर घोड़ा तो बिल्कुल नंगा है। वहां तो कोई घोड़ा है ही नहीं। बच्चे की मासूम और सच्ची आवाज जैसे ही दरबार में गूंजी, एक पल के लिए सब कुछ थम गया। सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की भी आवाज सुनाई दे जाए। सारे दरबारियों के चेहरे उतर गए। उनका झूठ पकड़ा गया था। बच्चे की मासूमियत ने उस झूठ के महल को एक ही पल में ढहा दिया था, जिसे बड़े बड़े बुद्धिमान और शक्तिशाली लोगों ने मिलकर बनाया था। अकबर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो तुरंत हवा से उतरकर जमीन पर खड़े हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो समझ गए थे कि बीरबल ने ये सारा नाटक क्यों रचा था। उन्होंने गहरी नजर से बीरबल की ओर देखा। बीरबल का सिर सम्मान में झुका हुआ था। अकबर ने एक गहरी सांस ली और फिर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी पूरे दरबार में गूंज गई। उन्हें हंसता देख बाकी दरबारियों ने भी झेंपते हुए हंसना शुरू कर दिया। अकबर बीरबल के पास गए और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मान गए बीरबल, आज तुमने हमें और हमारे पूरे दरबार को एक ऐसा सबक सिखाया है जिसे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुमने हमें आईना दिखा दिया। उन्होंने पूरे दरबार की ओर मुड़कर कहा, आज हम सबने देखा कि अपनी झूठी शान और इज्जत बचाने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। हम सबने एक दूसरे को खुश करने के लिए और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए एक ऐसे झूठ को सच मान लिया जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। बीरबल ने हमें यह सिखाया है कि एक बादशाह को कभी भी अपनी प्रजा या अपने दरबारियों की चापलूसी भरी बातों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। सच अक्सर कड़वा होता है और उसे कहने की हिम्मत उस मासूम बच्चे जैसी होनी चाहिए जिसे अपनी इज्जत खोने का कोई डर नहीं होता। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और घोषणा की, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी अतुलनीय है। तुमने न सिर्फ हमारी शर्त पूरी की बल्कि हमें एक अमूल्य ज्ञान भी दिया। इनाम के तौर पर हम तुम्हें वे 1 लाख मोहरे तोहफे में देते हैं। बीरबल के दुश्मनों के सिर शर्म से झुक गए। उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल को बुद्धि में हराना नामुमकिन है। उस दिन के बाद बादशाह अकबर किसी भी बात पर फैसला लेने से पहले उसे कई बार परखते और ये सुनिश्चित करते कि वो चापलूसी से प्रभावित होकर कोई निर्णय न ले। बीरबल का वो अदृश्य घोड़ा हमेशा के लिए मुगलिया सल्तनत के इतिहास में एक ऐसे चतुर सबक के रूप में दर्ज हो गया जो ये सिखाता था कि सत्य की शक्ति झूठी शान और दिखावे से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। कहानी 2। दिल्ली का वो सुनहरा समय था जब बादशाह अकबर का दरबार पूरी दुनिया में मशहूर था, जहां ज्ञान, हाजिर जवाबी और अद्भुत किस्से रोज जन्म लेते थे। अकबर अपने दरबारियों पर गर्व करता था, खासकर बीरबल पर, जो अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से हर मुश्किल को आसान बना देता था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हर दिन नया इम्तिहान लेकर आती है। उस दिन का इम्तिहान कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह का समय था। अकबर अपने आलीशान दरबार में बैठे थे। दरबारियों की लंबी कतार लगी हुई थी। कोई कर वसूली की चर्चा कर रहा था,
कोई व्यापार की और कोई अपने अपने मसले लेकर आया था। तभी अचानक दरबार के बाहर शोरगुल सुनाई देने लगा। एक दरबारी हड़बड़ाकर अंदर आया और बोला, जहांपनाह, बाहर एक अजीबोगरीब आदमी खड़ा है। लगता है शराब पीकर आया है, लेकिन वो जिद कर रहा है कि उसे दरबार में भेजा जाए। कहता है कि वो आपसे और बीरबल से कुछ कठिन सवाल पूछना चाहता है। अकबर की भौहें तन गई। शराबी और हमारे दरबार में? क्या वह हमारा अपमान करना चाहता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कभी कभी सच्चाई नशे की हालत में ही निकलती है। हो सकता है ये शराबी कोई मजेदार बात कह जाए। अकबर ने कुछ सोचा और इशारा किया, ठीक है, बुला लाओ। दरबार के दरवाजे खुले। अंदर लड़खड़ाते कदमों से एक मध्यम कद का आदमी दाखिल हुआ। उसकी आंखें लाल थी, कपड़े अस्त व्यस्त, हाथ में एक टूटी हुई सुराही पकड़े हुए था, लेकिन चेहरे पर न जाने कैसा आत्मविश्वास था। वो सीधा अकबर के सामने जाकर खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में बोला, सलाम ए बादशाह। कहते हैं तुम्हारा दरबार सबसे बड़ा है, तुम्हारे वजीर सबसे समझदार है, पर क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दे पाओगे? पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। कई दरबारी ठहाके मारने लगे। ये शराबी हमें सवाल पूछेगा? हाँ हाँ हाँ। अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। तुम्हारा नाम क्या है? नाम? शराबी ने आंखें मटकाते हुए कहा, नाम तो कई है मेरे, लेकिन आज तुम मुझे सवालों का बादशाह कह सकते हो। बीरबल मुस्कुराकर बोले, ठीक है, सवालों के बादशाह, पूछो अपना पहला सवाल। शराबी ने अपनी सुराही जमीन पर रखी और बोला, बताओ, इंसान जमीन का मालिक है या जमीन इंसान की मालिक है? दरबार खामोश हो गया। सवाल आसान लग रहा था, लेकिन जवाब देना कठिन। कुछ दरबारियों ने कहा, इंसान मालिक है क्योंकि वो खेती करता है, घर बनाता है। कुछ बोले, नहीं, जमीन मालिक है क्योंकि इंसान मरने के बाद उसी में समा जाता है। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, सच तो यह है कि इंसान खुद को मालिक समझता है, पर असली मालिक जमीन ही है। इंसान आता है और चला जाता है, पर जमीन हमेशा रहती है। मालिक वही होता है जो हमेशा रहे। शराबी ने जोरदार ठहाका लगाया। वाह बीरबल, पहली बाजी तुम जीत गए। शराबी ने आंखें तरेरते हुए दूसरा सवाल दागा। बताओ, सबसे अमीर इंसान कौन है? जिसके पास सोना चांदी है या जिसके पास चैन की नींद है? दरबारियों ने फिर खुसर पुसर शुरू कर दी। किसी ने कहा, सोना चांदी वाला, तो किसी ने कहा, चैन से सोने वाला। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, धन तो कोई भी कमा सकता है, पर चैन की नींद वही सोता है जिसके मन में कोई बोझ नहीं। असली अमीर वही है जिसके पास सुकून है। शराबी ने ताली बजाई। सही कहा, सोने वाला ही सबसे अमीर है, सोना रखने वाला नहीं। शराबी ने तीसरी बार अपनी बोतल उठाई और पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? चोरी, झूठ या हत्या? दरबारियों में बहस छिड़ गई। हर कोई अलग राय देने लगा। बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा पाप है किसी का विश्वास तोड़ना, क्योंकि चोरी से सिर्फ सामान जाता है, हत्या से सिर्फ शरीर नष्ट होता है, लेकिन विश्वास टूटने से इंसान का दिल मर जाता है। दरबार गूंज उठा। वाह वाह। शराबी ने सिर झुकाकर कहा, बीरबल, लगता है तुम सचमुच ज्ञान के सागर हो। अब शराबी ने अकबर को घूरते हुए कहा, बताओ, असली राजा कौन है? जो सिंहासन पर बैठा है या जो अपने मन का मालिक है? अकबर थोड़े असहज हो गए। सबकी नजर उन पर थी। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, असली राजा वही है जो अपने मन को जीत ले। सिंहासन वाला राजा सिर्फ राज्य चला सकता है, लेकिन मन का मालिक अपनी पूरी जिंदगी को सही दिशा दे सकता है। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर मुस्कुराकर देखा। एल,
शराबी ने अंतिम बार सुराही से घूंट लिया और पूछा, बताओ, इस दुनिया में सच क्या है, जो दिखाई देता है या जो दिखाई नहीं देता? अब दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सबसे कठिन सवाल था। बीरबल ने धीरे धीरे कहा, सच वही है जो कभी बदलता नहीं। जो आंखों से दिखाई दे वो भी झूठा हो सकता है, लेकिन जो आत्मा महसूस करे वही असली सच है। शराबी की आंखें भर आई। वो अकबर के पैरों में गिर गया और बोला, जहांपना, आज मैंने जाना कि आपका दरबार सचमुच अनमोल है। बीरबल जैसे रत्न के कारण ही आपकी शान है। अकबर ने शराबी को उठाया और कहा, तुम्हारे सवाल कठिन थे, लेकिन उन्होंने हमारे दरबार को नया ज्ञान दिया। जाओ, अब सुकून से जियो। शराबी रोता हुआ बाहर चला गया। दरबारियों ने तालियां बजाई। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, सचमुच तुम हो हमारे दरबार की जान। तुम्हारे बिना ये सब सवाल पहाड़ बन जाते। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, सवाल चाहे किसी शराबी के हो या किसी फकीर के, उनका उत्तर हमेशा विनम्रता से देना चाहिए, क्योंकि हर सवाल में छुपा होता है एक नया सबक। उस दिन के बाद अकबर का पूरा दरबार इस सीख को याद रखता रहा। असली मालिक जमीन है, अमीर वही है जिसके पास चैन की नींद है। सबसे बड़ा पाप विश्वास तोड़ना है। असली राजा वही है जो अपने मन का मालिक है, और सच वही है जो कभी नहीं बदलता। कहानी 3। आगरा शहर, जो सल्तनते मुगलिया की धड़कन था, अपनी ही धुन में जी रहा था। एक तरफ यमुना के किनारे भव्य किले और आलीशान हवेलियां थी, जहां से दौलत की खुशबू हवा में घुली रहती थी, तो दूसरी तरफ तंग और घुमावदार गलियां थी, जहां गरीबी एक गीले कपन की तरह लोगों से चिपकी हुई थी। इन्हीं में से एक गली में, जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से कतराती थी, एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में हरिदास नाम का एक गरीब विद्वान अपने परिवार के साथ रहता था। हरिदास कभी अपने समय का एक होनहार लेखक और कवि हुआ करता था, लेकिन वक्त की मार ने उसकी कलम से स्याही और जिंदगी से उम्मीद दोनों छीन ली थी। अब वो दिन भर मेहनत मजदूरी करता, और जो कुछ रूखा सूखा कमा कर लाता, उसी से उसकी पत्नी पार्वती और 7 साल की बेटी चंदा का पेट भरता था। गरीबी ने उनसे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन एक चीज नहीं छीन पाई थी, ज्ञान की प्यास। हरिदास की सबसे बड़ी दौलत उसकी बेटी चंदा थी, जिसकी आंखों में सीखने की एक अनोखी चमक थी। वो अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा समझदार और पढ़ने की शौकीन थी। हरिदास की झोपड़ी के ठीक सामने एक विशाल 3 मंजिला हवेली खड़ी थी। वो हवेली शहर के सबसे अमीर और सबसे कंजूस सेठ लक्ष्मीचंद की थी। उसकी हवेली में रात भर दर्जनों मशालें और मोमबत्तियां जलती रहती थी, जिनसे पूरी गली में उजाला हो जाता था। लेकिन सेठ का दिल अंधेरे से भरा था। उसे अपनी दौलत पर इतना घमंड था कि वो गरीबों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं समझता था। उसकी कंजूसी के किस्से पूरे आगरा में मशहूर थे। कहते थे कि वो सांस भी गिनकर लेता था, कहीं ज्यादा खर्च न हो जाए। सर्दियों की लंबी और अंधेरी रातें शुरू हो चुकी थी। हरिदास के घर में तेल खरीदने के पैसे भी मुश्किल से जुटते थे। उनका छोटा सा मिट्टी का दिया कुछ ही देर में बुझ जाता और पूरी झोपड़ी अंधेरे में डूब जाती। चंदा को अंधेरे से डर लगता था, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख उसे इस बात का था कि वो रात में पढ़ नहीं पाती थी। उसके बाबा ने उसे अक्षरों का ज्ञान कराया था, और अब वो खुद पढ़ना लिखना चाहती थी। एक रात जब उनका दिया बुझ गया, चंदा उदास होकर झोपड़ी के छोटे से झरोखे के पास बैठ गई। सामने सेठ लक्ष्मीचंद की हवेली की दूसरी मंजिल की खिड़की से मोमबत्ती की तेज रोशनी छन छन कर गली में आ रही थी। उस रोशनी का एक टुकड़ा सीधा झोपड़ी के झरोखे पर पड़ रहा था। चंदा की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी स्लेट उठाई और उस उधार की रोशनी में अक्षर लिखने का अभ्यास करने लगी। ये अब रोज का सिलसिला बन गया। जैसे ही रात होती,
और सेठ की हवेली में मोमबत्तियां जलती। चंदा अपनी स्लेट लेकर उस झरोखे के पास बैठ जाती। वो उस पीली कांपती हुई रोशनी में घंटों तक पढ़ती रहती। हरिदास और पार्ती अपनी बेटी को इस तरह पढ़ते देखकर खुश भी होते और दुखी भी। खुश इसलिए कि उनकी बेटी ज्ञान हासिल कर रही थी, और दुखी इसलिए कि वे उसके लिए एक मोमबत्ती तक का इंतजाम नहीं कर सकते थे। एक रात सेठ लक्ष्मीचंद अपनी खिड़की पर खड़ा होकर ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। तभी उसकी नजर सामने झोपड़ी के झरोखे पर पड़ी, जहां एक छोटी सी बच्ची उसकी मोमबत्ती की रोशनी में बड़ी लगन से पत रही थी। ये देखकर उसे खुशी नहीं, बल्कि बेइंतहा गुस्सा आया। उसकी भौहें तन गई। गुस्ताखी तो देखो इस फकीर की, वो अपने मन में बुदबुदाया। रहने को छत नहीं है, और शौक देखो, मेरी मोमबत्ती की रोशनी मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी दौलत है, मेरी मोमबत्ती, मेरी रोशनी, इस पर सिर्फ मेरा हक है। मैं इस चोरी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगली सुबह जब हरिदास काम पर जाने के लिए निकल रहा था, सेठ लक्ष्मीचंद अपने 2 लठमारों के साथ उसकी झोपड़ी के बाहर आ धमका। ए हरिदास, सेठ ने अपनी कर्कश आवाज में पुकारा। हरिदास घबराकर बाहर आया, हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम सेठ जी। कैसे कष्ट किया? सेठ ने घृणा से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, कष्ट? कष्ट तो तुम जैसे लोग देते हैं, जो दूसरों की संपत्ति पर डाका डालते हैं। तुम चोर हो। हरिदास का चेहरा सफेद पड़ गया। चोर? मैंने क्या चोरी की है सेठ जी? मैंने तो कभी किसी की एक सूखी रोटी को भी हाथ नहीं लगाया। सेठ हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें जहर घुला था। झूठ बोलता है। पिछले 1 महीने से तेरी बेटी मेरी मोमबत्ती की रोशनी चुरा रही है। रोज रात को वो मेरी खिड़की से आती रोशनी में पड़ती है। क्या वह रोशनी मुफ्त की है? उस मोमबत्ती को खरीदने में मेरे पैसे लगे हैं। तुम्हें उस रोशनी का किराया देना होगा। हरिदास और वहां जमा हुए पड़ोसी हैरान रह गए। रोशनी का किराया? ये कैसी बात थी? हवा और धूप की तरह रोशनी भी तो कुदरत की देन है, भले ही वो मोमबत्ती से आ रही हो। हरिदास ने कांपते हुए कहा, सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? रोशनी का भी भला कोई किराया होता है? मेरी बच्ची तो बस उस उजाले में पथ लेती है जो गली में फैलता है। हमने आपकी मोमबत्ती को छुआ तक नहीं। चुप कर सेठ, कर जा। बहस करता है। मेरी रोशनी इस्तेमाल की है तो किराया देना पड़ेगा। पिछले 1 महीने का हर रात का हिसाब लगाकर 100 अशर्फिया बनती है। चुपचाप निकालो, वरना मैं तुम्हें सिपह सालार के पास घसीट कर ले जाऊंगा। 100 अशर्फिया। ये रकम सुनकर हरिदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी अशर्फिया एक साथ नहीं देखी थी। उसने सेठ के पैर पकड़ लिए। मालिक, मुझ गरीब पर रहम करो। मेरे पास खाने को दाने नहीं हैं। मैं 100 अशर्फिया कहां से लाऊंगा? मेरी बेटी को माफ कर दो। लेकिन लक्ष्मीचंद पत्थर दिल इंसान था। उसने हरिदास को धक्का दिया और अपने लठमारों से कहा, इसे पकड़ लो। ये मामला अब पंचायत में नहीं, सीधे शहंशाह के दरबार में जाएगा। वही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं पूरे आगरा को दिखाऊंगा कि लक्ष्मीचंद की चीज मुफ्त में इस्तेमाल करने का अंजाम क्या होता है। ये मामला पूरे आगरा में आग की तरह फैल गया। हर कोई सेठ लक्ष्मीचंद की कंजूसी और इस अजीबोगरीब दावे पर हंस रहा था, लेकिन सेठ अपनी बात पर अड़ा था। मामला बादशाह अकबर के दरबार में पेश हुआ। जब दरबार लगा तो एक तरफ कीमती रेशमी कपड़ों में लिपटा आत्मविश्वास से भरा सेठ लक्ष्मीचंद खड़ा था, और दूसरी तरफ फटे पुराने कपड़ों में डरास हमा हरिदास। अकबर भी ये विचित्र मामला सुनकर हैरान थे। उन्होंने अपने वजीर से पूछा, क्या वाकई ये सच है? ये सेठ एक मोमबत्ती की रोशनी का किराया मांग रहा है? सेठ लक्ष्मीचंद ने आगे बढ़कर अदब से सिर झुकाया और बोला, आलम पनाह, न्याय करें। ये व्यक्ति पिछले 1 महीने से मेरी निजी संपत्ति यानी मेरी मोमबत्ती की रोशनी का उपयोग कर रहा है। हर चीज की एक कीमत होती है।
जब ये मेरी रोशनी का सुख भोग रहा है तो उसे उसकी कीमत भी चुकानी चाहिए। मैंने इससे 100 अशर्फियों का किराया मांगा है, जो कि बहुत वाजिब है। दरबार में बैठे कई अमीर दरबारी, जो खुद भी कंजूस थे, सेठ की बात से सहमत दिखे। एक ने कहा, जहांपनाह, सेठ जी बात तो सही कह रहे हैं। संपत्ति तो संपत्ति होती है, चाहे वो जमीन हो या मोमबत्ती। अकबर एक दुविधा में पड़ गए। कानून के हिसाब से देखें तो सेठ की मोमबत्ती उसकी संपत्ति थी और उसकी रोशनी का इस्तेमाल हरिदास की बेटी ने किया था। लेकिन इंसानियत और तर्क के हिसाब से यह दावा बिल्कुल बेतुका था। वो कोई ऐसा फैसला नहीं सुनाना चाहते थे जिससे भविष्य में ऐसे उटपटांग मुकदमों की लाइन लग जाए। उनकी नजर अपने सबसे बुद्धिमान या था नवरत्न बीरबल पर पड़ी। बीरबल हमेशा की तरह शांत भाव से सारा तमाशा देख रहे थे। उनके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। बीरबल, अकबर ने कहा, इस मामले पर तुम्हारी क्या राय है? क्या रोशनी का किराया वसूलना जायज है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, मामला बहुत गंभीर है और न्याय के तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। सेठ लक्ष्मीचंद अपनी जगह सही है, उनकी संपत्ति का इस्तेमाल हुआ है, और हरिदास अपनी जगह मजबूर है क्योंकि वो गरीब है। मुझे इस मामले की तह तक जाने के लिए 2 दिन का समय चाहिए। 2 दिन बाद मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा करते थे। उन्होंने इजाजत दे दी। अगले दिन बीरबल ने भेष बदला और एक आम आदमी बनकर उस गली में पहुंचे जहां हरिदास और लक्ष्मीचंद रहते थे। उन्होंने अपनी आंखों से वो झोपड़ी और वो आलीशान हवेली देखी। उन्होंने पड़ोसियों से बात की और सेठ की कंजूसी और हरिदास की गरीबी के बारे में सब कुछ जाना। शाम को वो एक पेड़ के पीछे छिप गए और खुद देखा कि कैसे सेठ की खिड़की से रोशनी की एक पतली सी किरण गली में आती थी और कैसे चंदा उस मामूली उजाले में भी पूरी लगन से पथ रही थी। ये देखकर बीरबल का दिल पसीज गया, लेकिन उनके दिमाग में न्याय की एक अनोखी तरकीब ने जन्म ले ली। 2 दिन बाद दरबार फिर से लगा। हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक था कि बीरबल क्या फैसला सुनाएंगे। सेठ लक्ष्मीचंद तो अपनी जीत पक्की मानकर चल रहा था। बीरबल अपनी जगह से उठे और बोले, आलम पनाह, मैंने इस मामले की पूरी जांच कर ली है। यह सच है कि हरिदास की बेटी ने सेठ लक्ष्मीचंद की मोमबत्ती की रोशनी का उपयोग किया है, इसलिए न्याय के तकाजे के अनुसार हरिदास को इसका किराया चुकाना ही होगा। ये सुनते ही हरिदास के होश उड़ गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं सेठ लक्ष्मीचंद का चेहरा गर्व से चमक उठा। वो विजय भाव से मुस्कुराया। बीरबल ने हरिदास की तरफ मुड़कर कहा, हरिदास, क्या तुम सेठ को किराया देने के लिए तैयार हो? हरिदास ने रोते हुए कहा, हुजूर, मैं कहां से दूंगा? मेरे पास तो 100 कौड़िया भी नहीं है। 100 अशर्फिया तो बहुत दूर की बात है। बीरबल मुस्कुराए, चिंता मत करो हरिदास, न्याय होगा। फिर वो सेठ लक्ष्मीचंद की ओर घूमे, सेठ जी, आपको आपका किराया अभी और इसी वक्त मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ चलना होगा। बीरबल सेठ लक्ष्मीचंद को दरबार के एक कोने में ले गए, जहां सूरज की तेज रोशनी फर्श पर पड़ रही थी। बीरबल ने जमीन पर 100 अशर्फियों के आकार के 100 गोले बना दिए। फिर उन्होंने सेठ से कहा, सेठ जी, ये रही आपकी 100 अशर्फिया, कृपया इन्हें उठा लीजिए। सेठ बौखला गया। ये क्या मजाक है बीरबल? ये तो सिर्फ धूप से बनी परछाइयां है। ये असली अशर्फिया कहाँ है? बीरबल ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, क्यों नहीं, ये बिल्कुल असली है। ये सूरज की रोशनी से बनी है, ठीक उसी तरह जैसे आपकी मोमबत्ती की रोशनी थी। सेठ कुछ समझ नहीं पाया। दरबार में बैठे लोग भी हैरान थे। अब बीरबल ने अपना असली दाव चला। उन्होंने हरिदास को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में चांदी के 100 सिक्कों से भरी एक थैली दी। ये थैली बीरबल ने खुद अपने पास से दी थी। उन्होंने हरिदास से कहा, हरिदास, इस थैली को अपने दोनों हाथों से पकड़ो।
फिर उन्होंने सेठ से कहा, सेठ जी, अब आप अपनी आंखें और कान दोनों खोलकर यहां खड़े हो जाइए। बीरबल ने हरिदास को इशारा किया। हरिदास ने उस थैली को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। सिक्कों की खनक से पूरा दरबार गूंज उठा। छन छन छन। सेठ लक्ष्मीचंद की आंखें उस आवाज को सुनकर चमक उठीं, जैसे कोई प्यासा पानी देखकर ललचाता है। वो उस आवाज को मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। कुछ देर तक सिक्के खनखनाने के बाद बीरबल ने हरिदास को रुकने का इशारा किया। फिर वो सेठ लक्ष्मीचंद की तरफ मुड़े और बड़ी गंभीरता से बोले, सेठ लक्ष्मीचंद, तुम्हें तुम्हारी मोमबत्ती की रोशनी का किराया मिल गया है। सेठ चौंक कर बोला, क्या? कहाँ मिला? मुझे तो एक सिक्का भी नहीं मिला। ये तो सिर्फ सिक्कों की आवाज थी। अब बीरबल की आवाज में एक न्यायाधीश की कठोरता आ गई। उन्होंने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, आलमपना और दरबार के सभी सदस्यगण, ध्यान से सुने। न्याय का सिद्धांत कहता है कि जैसा काम वैसा दाम। हरिदास की बेटी ने सेठ की मोमबत्ती को नहीं छुआ, नहीं उसका तेल या मोम इस्तेमाल किया। उसने सिर्फ मोमबत्ती से निकलने वाली रोशनी को देखा। जिस तरह रोशनी को छुआ नहीं जा सकता, उसे सिर्फ देखा जा सकता है, उसी तरह इस किराए को भी छुआ नहीं जा सकता, इसे सिर्फ सुना जा सकता है। इसलिए एक मोमबत्ती की रोशनी का असली और वाजिब किराया है सिक्कों की खनकती हुई आवाज। बीरबल ने आगे कहा, सेठ लक्ष्मीचंद ने सिक्कों की आवाज का पूरा आनंद लिया है, ठीक उसी तरह जैसे हरिदास की बेटी ने रोशनी का आनंद लिया। हिसाब बराबर हुआ। यह फैसला सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। फिर अचानक किसी ने ताली बजाई और देखते ही देखते पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बादशाह अकबर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। वो जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी आंखों में बीरबल के लिए प्रशंसा और सम्मान का भाव था। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, वाह! तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुमने न्याय भी किया और इस कंजूस सेठ को ऐसा सबक सिखाया जो ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा। सेठ लक्ष्मीचंद का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसकी हैकड़ी निकल चुकी थी। वो दरबार में सबके सामने अपमानित हो चुका था। वो चुपचाप सिर झुकाकर वहां से खिसक गया। हरिदास बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। बीरबल ने उसे उठाकर गले लगा लिया और चांदी के सिक्कों की वो थैली उसे देते हुए कहा, ये तुम्हारी बेटी के लिए है। अब वो अपनी मोमबत्ती की रोशनी में पड़ेगी। बादशाह अकबर हरिदास की कहानी और उसकी बेटी की लगन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपने शाही पुस्तकालय में एक लेखक के तौर पर नौकरी दे दी। अब हरिदास को मजदूरी करने की जरूरत नहीं थी। उसे वो काम वापस मिल गया था जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, लिखना और पढ़ना। उस दिन के बाद हरिदास और उसका परिवार सुख से रहने लगा। चंदा के लिए अब घर में हमेशा एक नहीं बल्कि कई दिए और मोमबत्तियां जलती थी। लेकिन वो आज भी कभी कभी अपनी झोपड़ी के उस झरोखे के पास जाकर खड़ी हो जाती और सामने वाली हवेली को देखती, जहां से आई एक उधार की रोशनी ने उसकी पूरी दुनिया को रोशन कर दिया था। और आगरा के लोग सालों तक बीरबल के इस अनोखे न्याय की कहानी सुनाते रहे। कहानी एक मोमबत्ती की रोशनी के किराए की, जिसने साबित कर दिया था कि सच्चा न्याय सिर्फ कानूनों की किताबों में नहीं बल्कि बुद्धि, तर्क और इंसानियत में बसता है। कहानी 4। आगरा की सुबह थी, लेकिन शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार खास में एक अजीब सी गर्मी छाई हुई थी। ये गर्मी मौसम की नहीं बल्कि दरबारियों के मिजाज की थी। मुद्दा गंभीर था, सल्तनत के कुछ हिस्सों में पड़ रहे सूखे और उससे उत्पन्न हो रही भूखमरी की समस्या। वजीर, दीवान और अन्य सलाहकार अपने अपने सुझाव दे रहे थे। कोई लगान माफ करने की बात कर रहा था तो कोई शाही खजाने से अनाज बांटने की। माहौल में एक संजीदगी थी। हर कोई अपनी बुद्धिमानी और प्रशासनिक कौशल का प्रदर्शन करने में लगा था।
इसी गंभीर माहौल में एक कोने में बीरबल शांत बैठे थे। उनकी आंखों में एक गहरी सोच थी, लेकिन होठों पर हमेशा की तरह एक हल्की सी मुस्कान थी। अकबर के मुख्य सलाहकार मीर कासिम, जो बीरबल की बादशाह से नजदीकी और उनकी लोकप्रियता से हमेशा जलते थे, इस मौके को बीरबल को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, आलम पनाह, यह सल्तनत का एक नाजुक मसला है। इसके लिए हमें गंभीर और तजुर्बेकार लोगों की सलाह की जरूरत है, न कि किस्से कहानियां सुनाने वाले मस्खरों की। उनका इशारा साफ तौर पर बीरबल की तरफ था। दरबार में बैठे बीरबल के कई दुश्मन दबी जबान में मुस्कुराए। मीर कासिम ने अपनी बात जारी रखी, ऐसे गंभीर मसलों पर हाजिर जवाबी और लतीशे काम नहीं आते। ये सल्तनत चलाने का काम है, कोई हंसी ठट्ठा नहीं। अकबर, जो खुद भी समस्या की गंभीरता से चिंतित थे, मीर कासिम की बातों के प्रभाव में आ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, मीर कासिम की बात में कुछ तो दम है। बीरबल, ये मामला वाकई बहुत संजीदा है। तुम्हारी चतुराई अपनी जगह, लेकिन शायद ये वक्त गंभीर सोच और ठोस कार्रवाई का है। ये सुनना था कि बीरबल के दिल को एक ठेस सी लगी। पहली बार बादशाह ने भरे दरबार में उनकी काबिलियत पर इस तरह से शक जताया था। दरबारियों के चेहरों पर विजयी मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा कि आज उन्होंने बीरबल को मात दे दी है। बीरबल अपनी जगह से उठे, लेकिन उनके चेहरे पर अपमान का भाव नहीं, बल्कि वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने अदब से सिर झुकाया और कहा, आलम पनाह, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। सल्तनत के गंभीर मसलों के लिए मुझ जैसे मसखरे की क्या जरूरत। मैं तो बस छोटे मोटे फिजूल के काम ही कर सकता हूं। उनकी आवाज में व्यंग्य की एक महीन धार थी, जिसे सिर्फ अकबर ही महसूस कर सकते थे। तो फिर तुम ही बताओ बीरबल, तुम्हारे लायक कौन सा काम है? मीर कासिम ने तंज कसा। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर बड़ी गंभीरता से बोले, जहांपनाह, सल्तनत में भूखमरी की समस्या तो है ही, लेकिन एक और बड़ी समस्या है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। सब हैरान हो गए। कौन सी समस्या? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, हमारे आगरा सूबे में गधों की संख्या की कोई सही गिनती नहीं है। अगर हमें यह पता चल जाए कि हमारे पास कुल कितने गधे हैं, तो हम सूखे के समय उनसे माल ढुलाई और अन्य कामों के लिए बेहतर योजना बना सकते हैं। ये एक बहुत जरूरी काम है। ये सुनते ही पूरे दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। मीर कासिम और उनके साथी जोर जोर से हंसने लगे। देखा आलम पनाह, हमने कहा था ना, जब सल्तनत अकाल से जूझ रही है तब इन्हें गधों की चिंता है। यही है इनकी समझदारी। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए, लेकिन वो हैरान थे। बीरबल ऐसी बेतुकी बात क्यों कर रहे हैं? क्या वाकई दरबारियों की बातों का उन पर इतना असर हुआ है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं? बीरबल ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, आलम पनाह, ये हंसने की बात नहीं है। ये एक राष्ट्रीय जनगणना का काम है। मैं इस काम को पूरी जिम्मेदारी से करना चाहता हूं। मुझे बस 1 महीने का समय, शाही खजाने से 5000 अशरफिया और 100 सिपाहियों की एक टुकड़ी चाहिए। अब तो हंसी और भी तेज हो गई। 5000 अशरफिया और 100 सिपाही सिर्फ गधों को गिनने के लिए? ये तो पागलपन की हद थी। मीर कासिम ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, शाही खजाने को इस तरह बर्बाद न करें। इस आदमी का दिमाग फिर गया है। लेकिन अकबर के मन में कहीं एक शक था। बीरबल कभी कोई काम बिना वजह नहीं करते। उनकी हर बेतुकी बात के पीछे कोई गहरा मतलब छिपा होता है। उन्होंने सोचा, चलो देखते हैं कि इस नाटक का अंत क्या होता है। उन्होंने अपनी हंसी रोकते हुए एक गंभीर चेहरा बनाया और फैसला सुनाया, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें ये मौका देते हैं। तुम 1 महीने में आगरा सूबे के सभी गधों की गिनती करके हमें बताओगे। तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई हर चीज दी जाएगी। लेकिन याद रहे, अगर तुम इस काम में नाकाम रहे या ये साबित हुआ कि तुमने शाही खजाने का दुरुपयोग किया है, तो तुम्हें इसकी बड़ी सजा मिलेगी। बीरबल ने सिर झुकाकर हुक्म कबूल किया
और दरबार से चले गए। उनके पीछे दरबारियों की हंसी और तानों की आवाज गूंज रही थी। चला बीरबल गधे गिनने, अब आगरा के गधों के अच्छे दिन आएंगे। अगले दिन से ही बीरबल अपने काम में जुट गए। उन्होंने शहर के बाहर एक बड़ा सा खेमा लगवाया। वहां बड़े बड़े बही खाते और रजिस्टर रखे गए। उन्होंने अपने 100 सिपाहियों को पूरे सूबे में भेज दिया और ये मुनादी करवा दी कि शहंशाह के हुक्म से आगरा सूबे के सभी गधों की गिनती हो रही है। हर व्यक्ति जिसके पास गधा है वो शहर के बाहर लगे शाही खेमे में आकर अपने गधे का नाम दर्ज करवाए। हर गधे के पंजीकरण पर मालिक को एक चांदी का सिक्का इनाम में दिया जाएगा। ये खबर सुनते ही लोगों में खलबली मच गई। एक चांदी का सिक्का! उस जमाने में ये एक गरीब परिवार के लिए अच्छी खासी रकम थी। देखते ही देखते बीरबल के खेमे के बाहर गधों और उनके मालिकों की लंबी लंबी कतारें लग गई। दूर दूर के गांवों से लोग अपने गधों को लेकर आने लगे। बीरबल खुद खेमे में एक ऊंची गद्दी पर बैठते। उनके मुंशी हर आने वाले व्यक्ति का नाम, पता और उसके गधे का नाम रजिस्टर में दर्ज करते। बीरबल हर आने वाले से कुछ देर बात करते, उनसे उनकी परेशानियां पूछते, उनके गांव के हालचाल लेते और फिर इनाम देकर विदा करते। पूरे 1 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। आगरा में ये एक उत्सव जैसा बन गया था। हर तरफ बस इसी की चर्चा थी। दरबार में बैठे दरबारी रोज नई नई कहानियां गढ़ते। सुना है बीरबल ने गधों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की सिफारिश की है। कल तो बीरबल एक गधे से पूछ रहे थे कि उसे शाही अस्तबल में रहना पसंद है या खुले मैदान में। वे हर रोज अकबर के कान भरते कि बीरबल शाही खजाने को कैसे पानी की तरह बहा रहा है। अकबर भी चिंतित थे। उन्हें रोज खबर मिलती कि बीरबल के खेमे में हजारों की भीड़ जुटती है और रोज हजारों चांदी के सिक्के बांटे जा रहे हैं। उन्हें लगने लगा कि शायद इस बार उन्होंने बीरबल पर भरोसा करके गलती कर दी है। आखिरकार 1 महीने का समय पूरा हुआ। दरबार लगने का दिन आ गया। आज दरबार खचाखच भरा था। हर कोई ये देखने आया था कि बीरबल क्या जवाब देते हैं और उनका क्या हश्र होता है। मीर कासिम और उनके साथी अपनी पहली पंक्ति में बैठे थे। उनके चेहरों पर जीत की चमक थी। बीरबल अपने नियत समय पर दरबार में हाजिर हुए। उनके साथ उनके मुंशी थे, जिनके हाथों में एक बहुत बड़ा मोटा सा रजिस्टर था। बीरबल के चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अनोखी चमक थी। अकबर ने अपने सिंहासन पर बैठे बैठे अपनी भारी आवाज में पूछा, बीरबल, 1 महीना पूरा हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि तुमने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया होगा। तो बताओ, हमारी सल्तनत के आगरा सूबे में कुल कितने गधे हैं? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिकी थी। बीरबल ने आगे बढ़कर रजिस्टर को एक चौकी पर रखा और बोले, आलमपना, आपका हुक्म सिर आंखों पर। मैंने और मेरी टीम ने दिन रात एक करके बड़ी मेहनत से ये गिनती पूरी की है, तो नतीजा बताओ। अकबर ने अधीर होकर कहा। बीरबल ने अपना गला साफ किया और एक गंभीर घोषणा करने के अंदाज में बोले, जहांपना, पूरी जांच पड़ताल और सटीक गणना के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आगरा सूबे में इस वक्त कुल मिलाकर 99,999 गधे मौजूद हैं। ये सुनना था कि दरबार में पहले तो एक पल का सन्नाटा रहा और फिर दबी-दबी हंसी की आवाजें आने लगी। ये संख्या इतनी सटीक और इतनी अजीब थी कि किसी को भी यकीन नहीं हुआ। मीर कासिम अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये नामुमकिन है। कोई भी इतनी सटीक गिनती कैसे कर सकता है? क्या तुमने हर गली, हर गांव में जाकर एक एक गधा गिना है? क्या पता कोई गधा उसी दिन पैदा हुआ हो या कोई मर गया हो? ये सब बकवास है। अकबर ने भी सहमति में सिर हिलाया। बीरबल, ये संख्या अविश्वसनीय लगती है। क्या तुम अपनी गिनती को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हो? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया। जी जहांपनाह, मैं अपनी गिनती को लेकर 100% आश्वस्त हूं। इस रजिस्टर में सूबे के हर 4 पैरों वाले गधे का नाम और उसके मालिक का पता दर्ज है।
फिर उन्होंने एक पल रुककर अपनी नजरें मीर कासिम और अन्य दरबारियों पर घुमाई और अपनी आवाज में एक रहस्यमयी खनक के साथ बोले, हां, इस गिनती में एक गधे की कमी जरूर हो सकती है। वो कैसे? अकबर ने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस गिनती में आगरा शहर के वे गधे शामिल नहीं हैं जो इस वक्त आपके दरबार खास में मौजूद है। एक पल के लिए दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे का मुंह देखने लगा। बीरबल का इशारा साफ था। मीर कासिम गुस्से से तिलमिला उठा। गुस्ताख, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? तुम शहंशाह के वफादार दरबारियों को गधा कह रहे हो। ये बादशाह की तौहीन है। बीरबल शांत रहे। उन्होंने अकबर को संबोधित करते हुए कहा, आलम पनाह, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं तो बस अपनी गिनती पूरी कर रहा था। अगर इस दरबार में मौजूद किसी भी शख्स को मेरी गिनती पर शक है या वो ये मानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो वो बेशक खड़ा होकर मुझे चुनौती दे सकता है। जो भी ऐसा करेगा उसे मैं अपनी सूची में 1 लाख गधा मानकर उसका नाम इस रजिस्टर में दर्ज कर लूंगा। अब बीरबल का बिछाया हुआ जाल सबके सामने था। उन्होंने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जहां कोई भी दरबारी उनकी बात का विरोध नहीं कर सकता था। अगर कोई खड़ा होता और कहता, नहीं, तुम्हारी गिनती गलत है, तो बीरबल तुरंत उसे 1 लाखवां गधा घोषित कर देते। और अगर वे चुप रहते तो इसका मतलब होता कि वे बीरबल की गिनती को स्वीकार कर रहे हैं, जिसमें उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से दरबार के बाहर का माना गया था। मीर कासिम और उनके साथी, जो कुछ पल पहले तक दहाड़ रहे थे, अब गूंगे हो गए थे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। वे अपमान और क्रोध से जल रहे थे, लेकिन उनके मुंह पर ताले लग गए थे। वे चाहकर भी एक शब्द नहीं बोल सकते थे। पूरा दरबार चुप था। कोई भी 1 लाखवां गधा बनने का खिताब नहीं लेना चाहता था। अब बादशाह अकबर के सामने पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी। वो समझ गए थे कि ये गधों की गिनती का नाटक क्यों रचा गया था। ये बीरबल का उन सभी दरबारियों को जवाब था जिन्होंने उन्हें मस्खरा कहा था और उनकी काबिलियत पर शक किया था। बीरबल ने उन्हें उन्हीं की भाषा में ऐसा सबक सिखाया था जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल सकते थे। अकबर अपनी हंसी को और नहीं रोक सके। वो अपने सिंहासन पर बैठे बैठे जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी की गूंज से पूरा दीवान अम कांप उठा। जब उनकी हंसी थमी तो उन्होंने बीरबल की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा। वाह बीरबल, वाह! मान गए तुम्हारी अक्ल को। तुमने गधों की गिनती नहीं की, बल्कि तुमने तो हमारे दरबार में छिपे हुए मूर्खों की गिनती कर दी। तुमने साबित कर दिया कि असली गधा वो नहीं होता जिसके 4 पैर और 2 कान होते हैं, बल्कि वो होता है जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल किए बिना दूसरों पर उंगली उठाता है। फिर उन्होंने मीर कासिम और अन्य दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, 1 महीने तक तुम सब बीरबल का मजाक उड़ाते रहे, जबकि वो सल्तनत का एक बहुत जरूरी काम कर रहा था। सूखे की समस्या अपनी जगह है, लेकिन अगर किसी सल्तनत के सलाहकार ही इतने अदूरदर्शी और ईर्ष्यालु हो, तो वो सल्तनत कभी तरक्की नहीं कर सकती। अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, उन 5000 अशरफियों का क्या? क्या वे सब गधों पर ही खर्च हो गई? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलम पनाह, वो पैसा बर्बाद नहीं हुआ। इनाम के लालच में सूबे के कोने कोने से गरीब किसान और मजदूर मुझसे मिलने आए। मैंने उन सब से उनके गांवों की स्थिति, सूखे का असर और उनकी जरूरतों के बारे में फर्स्ट हैंड जानकारी इकट्ठा की है। ये रजिस्टर सिर्फ गधों का नहीं, बल्कि आगरा सूबे के हर गांव की असली हालत का कच्चा चिट्ठा है। अब हम सूखे से निपटने के लिए एक ऐसी ठोस योजना बना सकते हैं जो सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचेगी। ये सुनकर अकबर की आंखें आश्चर्य और सम्मान से भर गई। बीरबल ने एक तीर से कई निशाने साधे थे। उन्होंने न केवल अपने दुश्मनों को चुप करा दिया था, बल्कि सल्तनत की एक गंभीर समस्या का व्यावहारिक हल भी निकाल लिया था। उस दिन के बाद दरबार में किसी ने भी बीरबल को मस्खरा कहने की हिम्मत नहीं की।
और ये कहानी हमेशा के लिए मशहूर हो गई कि कैसे बीरबल ने भरे दरबार में गधों की गिनती करके अक्लमंदों को उनकी असली जगह दिखा दी थी। कहानी 5। मुगल सल्तनत का सूरज अपने पूरे उफान पर था और आगरा का किला उसकी धुरी बना हुआ था। दीवाना में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि का भाव था। दरबार अपनी पूरी रौनक के साथ सजा था, जहां अमीर, उमरा, वजीर और नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। आज का विषय था न्याय और ईमानदारी। अकबर ने अपने दरबारियों पर एक गर्व भरी नजर डालते हुए कहा, हमें इस बात का फख्र है कि हमारी सल्तनत की नींव सिर्फ ताकत पर नहीं, बल्कि ईमानदारी और न्याय पर टिकी है। हमारे अफसरान, हमारे वजीर, हमारे काजी, ये सब सोने की तरह खरे हैं। ये सल्तनत के वो स्तंभ हैं जिन पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने विशेष रूप से अपने 4 सबसे भरोसेमंद अधिकारियों की ओर इशारा किया। वजीर आजम हशमत खान, जो अपनी प्रशासनिक सूझबूझ के लिए जाने जाते थे, काजी उल कुजात, मुख्य न्यायाधीश सजलुर रहमान, जिनके न्याय के चर्चे दूर दूर तक थे, सेनापति मान सिन्हा, जिनकी बहादुरी और वफादारी बेमिसाल थी, और खजांची कोषाध्यक्ष दौलत राम, जिनकी निगरानी में सल्तनत का खजाना महफूज था। ये 4 लोग हमारी सल्तनत के 4 मजबूत पहिए हैं। अकबर ने घोषणा की। इनकी ईमानदारी पर शक करना सूरज के वजूद पर शक करने जैसा है। दरबार में वाहवाह की गूंज उठ गई। सभी ने बादशाह की बात का समर्थन किया। बस एक व्यक्ति था जो चुपचाप बैठा था, जिसके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी, बीरबल। अकबर की तेज नजरें बीरबल की इस चुप्पी को भाप गई। क्यों बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें हमारी बात पर कोई संदेह है? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से सिर झुकाया और बोले, आलम पनाह, आपकी बात सिर आंखों पर। आपके ये 4 अधिकारी यकीनन काबिल और वफादार हैं, लेकिन इंसान का चरित्र एक गहरे समंदर की तरह होता है, जिसकी सतह शांत दिख सकती है, पर गहराई में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये बादशाह की राय को सीधी चुनौती थी। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जहांपनाह, इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब उसके सामने एक बड़ा लालच हो और पकड़े जाने का कोई डर न हो सकता है कि ऊपर से अलग दिखने वाले लोग अंदर से एक जैसे ही हों। जैसा कि कहावत है, सब एक ही घड़े के चटेबटे होते हैं। यह सुनना था कि अकबर का चेहरा तमतमा गया। बीरबल, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम हमारे सबसे वफादार अधिकारियों की तुलना आम चोरों चक्कों से कर रहे हो। तुम उन सब पर कीचड़ उछाल रहे हो। गुस्ताखी माफ। जहांपनाह, बीरबल ने शांत भाव से कहा, मैं कीचड़ नहीं उछाल रहा, बस इंसान की फितरत की बात कर रहा हूं। सोना भी आग में तपकर ही खरा साबित होता है। तो ठीक है, अकबर ने चुनौती भरे स्वर में कहा, तुम ही इन 4 की ईमानदारी को परख कर दिखाओ। लेकिन याद रहे, अगर तुम गलत साबित हुए और इन 4 की बेइज्जती हुई तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। मुझे आपकी शर्त मंजूर है जहांपनाह। मुझे बस 1 हफ्ते का समय और आपकी थोड़ी मदद चाहिए होगी। अगले दिन बीरबल एक सुनार के पास गए और उसे एक मिट्टी के आम को हूबहू सोने जैसा बनाने का आदेश दिया। सुनार ने कुछ ही दिनों में मिट्टी के आम पर सोने का इतना बढ़िया पानी चढ़ाया कि वो बिल्कुल असली सोने के आम जैसा दिखने लगा। उसका वजन, उसकी चमक, सब कुछ ऐसा था कि बड़े बड़े जौहरी भी धोखा खा जाए। बीरबल उस सोने के आम को लेकर दरबार में हाजिर हुए। आलम पनाह, उन्होंने आम को अकबर के सामने पेश करते हुए कहा, यह कोई मामूली आम नहीं है। ये मुझे कंधार से आए एक फकीर ने दिया है। उसका कहना है कि ये एक जादुई आम है। इसे अगर 1 महीने तक सल्तनत के सबसे ईमानदार लोगों के हाथों में सुरक्षित रखा जाए तो ये सल्तनत में खुशहाली और बरकत लाएगा।
लेकिन शर्त यह है कि इसे एक एक करके 4 सबसे ईमानदार अधिकारियों के पास एक एक हफ्ते के लिए रखा जाए। अकबर को यह योजना दिलचस्प लगी। उन्होंने पूछा, तो तुम इसे उन्हीं 4 लोगों के पास रखवाना चाहते हो जिनकी ईमानदारी पर तुमने शक किया था? जी जहां पनाह, बीरबल ने कहा। सबसे पहले इसे वजीर आज़म हशमत खान साहब के पास रखा जाएगा। वजीर हशमत खान को बुलाया गया। अकबर ने उन्हें उस कीमती आम की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी। हशमत खान ने बड़ी शान से आम लिया और उसे अपनी सबसे मजबूत तिजोरी में रखने का वादा किया। जैसे ही हशमत खान दरबार से जाने लगे, बीरबल चुपके से उनके पीछे गए और एक गलियारे में उन्हें रोक लिया। वजीर साहब, एक बहुत जरूरी और गोपनीय बात कहनी है, बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा। कहो बीरबल, क्या बात है? बीरबल ने चारों ओर देखकर कहा। यह बात बादशाह सलामत तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना उनकी बहुत किरकिरी होगी। असल में बादशाह को उस फकीर ने धोखा दिया है। यह आम असली सोने का नहीं है, ये तो बस सोने का पानी चढ़ा मिट्टी का एक ढेला है। असली जादुई आम मैंने अपनी हिफाजत में रख लिया है ताकि सल्तनत की बरकत पर कोई आंच ना आए। बादशाह की इज्जत रखने के लिए मैंने ये नकली आम दरबार में पेश किया। आप बस एक हफ्ते तक इस मिट्टी के ढेले को संभाल कर रखें और ये राज किसी को न बताएं। हशमत खान ये सुनकर चौंक गए, लेकिन फिर उनके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। उन्होंने बीरबल को यकीन दिलाया कि ये राज उनके सीने में दफन रहेगा। जैसे ही बीरबल गए, हशमत खान के दिमाग में लालच का कीड़ा कुलबुलाने लगा। उन्होंने सोचा, बीरबल को लगता है कि मैं बेवकूफ हूं। वो असली आम खुद हड़पना चाहता है और मुझे ये मिट्टी का खिलौना थमा गया, लेकिन मैं उससे भी 2 कदम आगे हूं। बादशाह और पूरा दरबार यही जानता है कि ये असली सोने का आम है। क्यों न मैं इस मिट्टी के ढेले को एक असली आम से बदल दूं और इस सोने के आम को अपने पास रख लूं। जब बीरबल हफ्ते भर बाद लेने आएगा तो मैं उसे असली आम थमा दूंगा। वो क्या जानेगा कि अंदर क्या है, और अगर ये वाकई मिट्टी का निकला तो भी मेरा क्या नुकसान। यही सोचकर हशमत खान ने उस सोने के आम को अपनी निजी तिजोरी में छिपा दिया और उसकी जगह बाजार से खरीदा हुआ एक पका हुआ आम उस संदूक में रख दिया जिसमें उसे आम मिला था। 1 हफ्ते बाद बीरबल वजीर साहब के पास पहुंचे। वजीर ने बड़ी ईमानदारी का ढोंग करते हुए उन्हें वो संदूक लौटा दिया। बीरबल ने संदूक खोला तक नहीं और उसे लेकर सीधे काजी फजलुर रहमान के पास चले गए। बीरबल ने काजी साहब को भी वही कहानी सुनाई जो उन्होंने वजीर को सुनाई थी। काजी साहब, ये आम बादशाह की अमानत है, आपको 1 हफ्ते तक इसकी हिफाजत करनी है। और फिर अकेले में बीरबल ने उन्हें भी वही राज बताया। ये आम नकली है, मिट्टी का है, असली आम मेरे पास है। बादशाह की इज्जत का सवाल है, इसलिए ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। काजी साहब, जो दिन भर न्याय और धर्म की बातें करते थे, उनके मन में भी वही लालच जागा जो वजीर के मन में जागा था। उन्होंने सोचा, अल्लाह ने ये नेमत मेरे लिए भेजी है। बीरबल खुद असली आम दबाकर बैठा है और मुझसे ईमानदारी की उम्मीद कर रहा है। बादशाह को तो पता ही नहीं कि ये नकली है। मैं भी इसे एक असली आम से बदल देता हूं। सोने का आम मेरे बुढ़ापे में काम आएगा। काजी साहब ने भी वही किया। उन्होंने सोने के आम को अपने घर में जमीन के नीचे गाड़ दिया और उसकी जगह एक साधारण आम संदूक में रख दिया। 1 हफ्ते बाद बीरबल काजी साहब से संदूक लेकर सेनापति मान सिन्हा के पास पहुंचे। सेनापति, जो अपनी बहादुरी और देश प्रेम की कस्में खाते थे, उन्हें भी बीरबल ने वही कहानी और वही राज बताया। सेनापति के मन में विचार आया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सल्तनत के लिए तलवार की नोक पर गुजारी है। मेरी बहादुरी का क्या ये सिला भी नहीं कि मैं एक सोने का आम अपने पास रख सकूं? बीरबल और वजीर जैसे लोग कलम चलाकर मलाई खाते हैं और हम जान हथेली पर रखकर भी खाली हाथ रहते हैं। ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगा।
सेनापति ने भी आम बदल दिया। अब आखिरी बारी थी खजांची दौलतराम की। बीरबल संदूक लेकर उनके पास पहुंचे। दौलतराम, जो सल्तनत के खजाने के रक्षक थे, जिनका काम ही सोने चांदी की रक्षा करना था, उन्हें भी बीरबल ने वही सब कुछ बताया। दौलतराम ने मन ही मन हिसाब लगाया। ये सोने का आम खजाने में जमा नहीं होगा, ये तो सीधे बादशाह के पास जाएगा और फिर न जाने कहां गायब हो जाएगा। सल्तनत के खजाने में रोज लाखों अशर्फियां आती जाती है, एक आम से क्या फर्क पड़ेगा? ये तो मेरे सालों की ईमानदारी का इनाम है। खजांची ने भी सोने के आम को अपने गुप्त खजाने में शामिल कर लिया और उसकी जगह एक साधारण आम रख दिया। एक महीना पूरा हो गया। अकबर ने एक भव्य समारोह का आयोजन किया। वो जादुई आम को देखने और उसकी पूजा करने के लिए पूरा दरबार उत्सुक था। वजीर, काजी, सेनापति और खजांची पहली पंक्ति में बैठे थे। उनके चेहरों पर अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का गर्व साफ झलक रहा था। बीरबल वो संदूक लेकर दरबार में हाजिर हुए। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, आपके 4 सबसे ईमानदार अधिकारियों ने इस जादुई आम की 1 महीने तक पूरी निष्ठा से की है। अब ये सल्तनत में बरकत लाने के लिए तैयार है। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, खोलो संदूक, हम भी उस जादुई आम के दर्शन करें। बीरबल ने संदूक खोला। जैसे ही संदूक खुला, पूरे दरबार में एक खामोशी छा गई। अकबर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। संदूक के अंदर सोने के किसी जादुई आम की जगह एक साधारण सा अधगला, बदबूदार आम पड़ा था। ये क्या मजाक है, बीरबल? अकबर सिंहासन से खड़े होकर गरजे, कहाँ है सोने का आम? ये सड़ा हुआ आम कहां से आया? वजीर हशमत खान तुरंत खड़े हुए। आलमपना, ये जरूर कोई साजिश है। मैंने तो सोने का आम काजी साहब को सौंपा था। काजी साहब बोले, हुजूर, मैंने भी सोने का आम ही सेनापति जी को दिया था। सेनापति और खजांची ने भी यही दुहाई दी। चारों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। वे सब हैरान होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों का रंग उड़ चुका था। बीरबल मुस्कुराए, शांत हो जाइए हजरात, आम चोरी नहीं हुआ है और नहीं ये सड़ा है। ये तो बस अपने असली रूप में वापस आ गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने इन चारों महानुभावों को जो आम सौंपा था, वो वाकई मिट्टी का ही बना था, जिस पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ा था। ये सुनकर चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, मैंने इन चारों को अकेले में ये राज बता दिया था कि ये आम नकली है और असली आम मेरे पास है। मैंने उनसे ये राज बादशाह की इज्जत के लिए छिपाकर रखने को कहा था। अब बीरबल ने उन चारों की तरफ घूमकर एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उनकी पोल खोलकर रख दी। अगर आप चारों को यह पता था कि संदूक में मिट्टी का एक नकली आम है, तो फिर आप चारों ने उसे एक असली खाने वाले आम से क्यों बदला? संदूक में यह सड़ा हुआ आम कहां से आया? मिट्टी तो सड़ती नहीं। ये सवाल एक तीर की तरह उन चारों के सीने में जा लगा। उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगर वे कहते कि उन्होंने आम नहीं बदला, तो ये सड़ा हुआ आम उनकी बात को झुठला रहा था, और अगर वे मानते कि उन्होंने आम बदला, तो ये उनके लालच और बेईमानी का कबूलनामा होता। वे अपने ही बुने जाल में फंस चुके थे। उनके झुके हुए सिर और पीले पड़े चेहरे उनकी चोरी की कहानी खुद कह रहे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इन चारों ने यही सोचा कि बादशाह और दुनिया को तो यही पता है कि ये असली सोने का आम है। इन्होंने सोचा कि बीरबल असली आम खुद हड़प रहा है, तो क्यों ना हम भी इस नकली आम की जगह एक असली फल रखकर वो सोने का आम अपने लिए रख लें। इन सबने अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पर एक ही जैसा सोचा और एक ही जैसा काम किया। फिर बीरबल ने अपनी उस बात को दोहराया जो उन्होंने 1 महीने पहले कही थी। मैंने कहा था ना, जहांपनाह, कि जब लालच बड़ा हो और पकड़े जाने का डर न हो,
तो इंसान का असली चरित्र सामने आता है। ये चारों अपने पद, अपनी शान और अपनी बातों में एक दूसरे से कितने ही अलग क्यों न हों, लेकिन जब मौका मिला तो सब के सब एक ही घड़े के चट्टे-बट्टे साबित हुए। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। अकबर का सिर शर्म और अफसोस से झुक गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने लोगों को उनके पद से आका था, उनके चरित्र से नहीं। अकबर ने उन चारों को उनकी बेईमानी के लिए कड़ी सजा दी। उन्हें उनके पदों से हटा दिया गया और हुक्म दिया गया कि वे सोने के आम तुरंत खजाने में जमा कराएं। उस दिन के बाद अकबर ने कभी भी किसी की ईमानदारी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया। वो समझ गए थे कि इंसान की फितरत बहुत जटिल है और किसी को भी परखने के लिए उसे कसौटी पर कसना जरूरी होता है। और ये कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई, जो ये सिखाती है कि मौके और लालच के सामने बड़े बड़े सूरमा भी एक जैसे ही साबित होते हैं। कहानी 6। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगलिया सल्तनत का परचम लहराता था तो उसकी राजधानी आगरा सिर्फ ताकत का ही नहीं बल्कि अजबगजब किस्सों का भी केंद्र हुआ करती थी। और इन किस्सों की जान होते थे शहंशाह अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे चमकदार हीरे बीरबल। ये कहानी भी एक ऐसे ही दिन की है जब बादशाह अकबर के मन में एक ऐसी शरारत सूझी जिसने पूरे आगरा शहर को उलझन में डाल दिया और बीरबल की बुद्धि को एक अनोखी चुनौती दे डाली। उस दिन दरबार की कार्यवाही रोज की तरह ही चल रही थी। मंत्री सल्तनत के हिसाब किताब पेश कर रहे थे, सेनापति सरहदों की सुरक्षा का ब्यौरा दे रहे थे और न्यायाधीश इंसाफ के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन शहंशाह अकबर का मन इन गंभीर बातों से ऊब चुका था। उनकी आंखें कभी छत पर बनी खूबसूरत नक्काशी को देखती तो कभी खिड़की से बाहर शाही बाग में उड़ते कबूतरों को। उनके मन में एक खालीपन था, एक बेचैनी थी। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो आज से पहले कभी न हुआ हो, कुछ ऐसा जो उनकी सल्तनत की रोजमर्रा की एकरसता को तोड़ दे। और जब भी बादशाह के मन में ऐसी कोई खुराफात आती तो उनकी नजरें अनायास ही अपने सबसे चतुर सलाहकार बीरबल को ढूंढने लगती। बीरबल हमेशा की तरह शांत और गंभीर मुद्रा में बैठे सब कुछ ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी स्थिरता थी मानो दुनिया की कोई भी समस्या उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी। अकबर को बीरबल का यही आत्मविश्वास कभी कभी चुभता था। उन्हें लगता था कि बीरबल हर पहेली को इतनी आसानी से कैसे सुलझा लेते हैं। क्या कोई ऐसी चुनौती नहीं है जो बीरबल के दिमाग को भी चकरा दे? इसी सोच के साथ अकबर के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने हाथ उठाकर दरबार की कार्यवाही को रोक दिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब समझ गए कि अब बादशाह कुछ खास कहने वाले हैं। अकबर ने अपनी भारी रौबदार आवाज में कहा, आज हमारा मन सल्तनत के इन सूखे मामलों से ऊब गया है। हम कुछ अनोखा देखना चाहते हैं। उन्होंने अपनी तीखी नजरें बीरबल पर गड़ा दी। बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर दिमाग का सही इस्तेमाल किया जाए। आज हम तुम्हारे इसी दिमाग की परीक्षा लेना चाहते हैं। बीरबल अपनी जगह से उठे और अदब से झुके। हुक्म कीजिए जहांपनाह, ये दास आपकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है। अकबर अपनी गद्दी से थोड़ा आगे की ओर झुके। उनकी आंखों में शरारत नाच रही थी। उन्होंने एक ऐसा हुक्म दिया जिसे सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल, हम चाहते हैं कि कल सुबह सूरज उगने से पहले आगरा शहर के सारे कुएं हमारे इस शाही बाग में हाजिर हों। हम उन सबसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। एक पल के लिए दरबार में ऐसी खामोशी छा गई जैसे सबकी सांसें रुक गई हों। कुएं चलकर दरबार में आएंगे? ये कैसा हुक्म था? ये तो सरासर पागलपन था। कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगे। उन्हें लगा कि आज बीरबल बुरी तरह फंस गए हैं। भला कोई कुओं को कैसे चलाकर ला सकता है? मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, तुरंत बोल पड़े, आलम पनाह, ये तो एक शानदार हुक्म है।
अब देखना यह है कि बीरबल जी, जो खुद को अक्ल का समंदर समझते हैं, इस हुक्म को कैसे पूरा करते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्यों बीरबल, क्या कहते हो? क्या तुम हमारे हुक्म की तामील कर पाओगे? याद रहे, अगर कल सुबह तक कोई यहां नहीं पहुंचे तो तुम्हें हमारी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। और तुम जानते हो कि हमारी नाराजगी का अंजाम क्या होता है। ये एक सीधी सीधी धमकी थी। अब ये सिर्फ एक मजाक नहीं, बल्कि बीरबल के सम्मान और शायद उनकी जान का भी सवाल था। सबकी नजरें बीरबल पर थी। उनके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न कोई परेशानी। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे कुछ सोच रहे हों, और फिर एक शांत मुस्कान के साथ बोले, जहांपनाह, जब हुक्म आपका है तो कुओं को तो क्या, पहाड़ों को भी चलकर आना पड़ेगा। आपका हुक्म जरूर पूरा होगा। फिर वो थोड़ा रुके और बोले, लेकिन आलमपनाह, शहर के कुएं बहुत पुराने और सम्मानित हैं। वे शाही मेहमान हैं। उन्हें यहां तक लाने के लिए कुछ इंतजामात करने होंगे। इसके लिए मुझे आज की रात का वक्त और शहर के कोतवाल की मदद चाहिए होगी। अकबर हैरान थे। उन्हें उम्मीद थी कि बीरबल कोई बहाना बनाएंगे या माफी मांगेंगे, लेकिन वह तो इस असंभव काम को करने के लिए तैयार हो गए थे। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें पूरी रात का वक्त और कोतवाल का साथ दिया जाता है, लेकिन हमारी शर्त याद रखना। जो हुक्म, जहांपनाह कहकर बीरबल ने सलाम किया और दरबार से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद दरबार में कानाफूसी और हंसी का दौर शुरू हो गया। हर कोई यही कह रहा था कि बीरबल का अंत अब निकट है। जैसे ही ये खबर महल से बाहर निकली, पूरे आगरा में हड़कंप मच गया। ये बात आग की तरह फैली कि बादशाह ने शहर के सारे कुओं को दरबार में बुलाया है। लोग डर गए। आम जनता, जो इन बातों की गहराई को नहीं समझती थी, सचमुच ये मानने लगी कि अब उनके कुएं उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। एक औरत अपनी पड़ोसन से कह रही थी, अरे बहन, सुना तुमने? अब हमारा कुआं हमें छोड़कर बादशाह के बाग में रहने चला जाएगा। हम पानी कहां से पिएंगे? एक बुजुर्ग ने चिंतित होकर कहा, यह कैसा अनर्थ है। हमारे पुरखों ने इन कुओं को बनवाया था। ये सिर्फ पानी का जरिया नहीं, हमारी विरासत है। इन्हें कोई कैसे ले जा सकता है? शहर में हर तरफ डर और बेचैनी का माहौल था। लोग बीरबल को कोस रहे थे। ये सब उस बीरबल का कियाधरा है। बादशाह को खुश करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसे हमारी परेशानियों की कोई फिक्र नहीं। उधर बीरबल इन सब बातों से बेखबर अपने काम में लगे थे। उन्होंने शहर के कोतवाल को बुलाया और उसे एक अजीब सा निर्देश दिया। उन्होंने कहा, कोतवाल साहब, आप अपने सिपाहियों के साथ शहर की हर गली, हर मोहल्ले में जाएं और ढिंढोरा पिटवाकर ये ऐलान करें। बीरबल ने कोतवाल के कान में कुछ कहा। कोतवाल की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल ये क्या करवाना चाहते हैं, पर शाही हुक्म था तो मानना ही था। थोड़ी ही देर में आगरा की गलियों में ढोल की आवाज गूंजने लगी। शाही सिपाही जोर जोर से ऐलान कर रहे थे, सुनो, सुनो, सुनो। शहंशाह अकबर के हुक्म से कल सुबह शाही बाग में एक भव्य दावत का आयोजन किया गया है। इस दावत में शहर के सभी कुओं को मेहमान के तौर पर बुलाया गया है। लेकिन एक बड़ी समस्या है। हमारे शहर के कुएं बहुत शर्मीले और सीधे साधे हैं। वे अकेले शाही बाग तक आने में डर रहे हैं। ये ऐलान सुनकर लोग और भी हैरान हो गए। ये क्या नया नाटक है? सिपाही आगे ऐलान कर रहे थे। इसलिए शहर के कुओं ने शाही बाग के बड़े कुएं से एक दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा है कि चूंकि शाही कुआं मेजबान है, तो परंपरा के अनुसार उसे ही शहर के सारे कुओं को सम्मान के साथ लेने के लिए आना चाहिए। अगर शाही कुआं खुद चलकर उन्हें लेने आएगा, तो वे खुशी खुशी दावत में शामिल होंगे। ये ऐलान सुनते ही लोगों की चिंता थोड़ी कम हुई। अब बात शहर के कुओं पर नहीं, बल्कि शाही बाग के कुएं पर आ गई थी। लोगों में अब डर की जगह उत्सुकता ने ले ली थी। वे सोचने लगे कि क्या अब शाही कुआं चलकर शहर में आएगा?
ये तो और भी बड़ी असंभव बात थी। पूरी रात यही चर्चा चलती रही। बीरबल ने बड़ी चतुराई से पूरे शहर का ध्यान अपनी समस्या से हटाकर एक नई और भी बड़ी असंभव बात पर केंद्रित कर दिया था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही बादशाह अकबर अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों के साथ शाही बाग में पहुंच गए। उनकी नजरें बेचैनी से बाग के दरवाजे पर टिकी थी। उन्हें उम्मीद थी कि बीरबल खाली हाथ, झुका हुआ सिर लेकर आएंगे और अपनी हार मान लेंगे। मुल्ला दो प्याजा और बाकी विरोधी तो लगभग जश्न मनाने के मूड में थे। बाग में एक भी कुआं नहीं था। सिर्फ बाग का अपना पुराना शाही कुआं अपनी जगह पर शांत खड़ा था। तभी बीरबल ने बाग में प्रवेश किया, लेकिन उनके चेहरे पर हार या शर्मिंदगी का कोई भाव नहीं था, बल्कि वो थोड़े गुस्से और परेशानी में लग रहे थे। ये देखकर अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, बीरबल, सुबह हो चुकी है, हमारे मेहमान कहाँ हैं? हमें तो एक भी कुआं नजर नहीं आ रहा। लगता है तुम हमारा हुक्म पूरा नहीं कर पाए। बीरबल ने आगे बढ़कर झुककर सलाम किया और फिर एक शिकायत भरे लहजे में बोले, जहांपनाह, मैं क्या बताऊं? मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं पूरी रात नहीं सोया। मैंने शहर के हर एक कुएं से जाकर बात की। बात की? अकबर ने हैरानी से पूछा। जी जहांपनाह, बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, मैंने उन्हें आपका निमंत्रण दिया। वे सब सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि ये तो उनके लिए बड़े सम्मान की बात है कि शहंशाहिंद ने उन्हें याद किया। वे सब तैयार भी हो गए थे। मैंने देखा कि कुछ कुएं तो अपनी रस्सियों को साफ कर रहे थे, तो कुछ अपनी बाल्टियों को चमका रहे थे। वे सब यहां आने के लिए बहुत उत्साहित थे। दरबार में बैठे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये बीरबल कैसी काल्पनिक कहानी सुना रहे हैं। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। सब कुछ ठीक था, जहांपनाह। सारे कुएं अपनी अपनी जगह से निकलने ही वाले थे कि अचानक वे सब रुक गए। उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। ऐसी क्या बात कह दी उन्होंने? अकबर ने अपनी उत्सुकता को काबू में रखते हुए पूछा। बीरबल ने बड़े मासूमियत से कहा, आलमपनाह, शहर के सारे कुओं ने मिलकर कहा, हम मेहमान हैं और शाही बाग का कुआं मेजबान है। हमारे यहां की सदियों पुरानी परंपरा है कि मेहमान चलकर मेजबान के पास नहीं जाता, बल्कि मेजबान खुद आगे बढ़कर मेहमान का स्वागत करता है और उसे आदर के साथ अपने घर लेकर आता है। बीरबल ने अकबर की आंखों में देखते हुए कहा, वे सब कह रहे थे कि अगर शाही कुआं इतना घमंडी है कि वो अपने मेहमानों को लेने के लिए अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, तो हम भी ऐसी दावत में नहीं जाएंगे जहां मेहमान का सम्मान न हो। वे सब अपनी जगह पर अड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर बीरबल चुप हो गए। अब पूरा मामला पलट चुका था। बीरबल ने गेंद बड़ी सफाई से अकबर के पाले में डाल दी थी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, तो जहांपनाह, अब आप ही हुक्म दीजिए। शहर के सारे कुएं तैयार बैठे हैं। बस आप अपने इस शाही कुएं को एक आदेश दे दीजिए कि वो जाकर उन सबको यहां लेकर आए। जैसे ही आपका कुआं उन्हें लेने जाएगा, वे सब एक पल की भी देरी नहीं करेंगे। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल के विरोधी, जो हंसने के लिए तैयार बैठे थे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। बीरबल ने बादशाह के ही तर्क को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया था। अब अकबर बुरी तरह फंस चुके थे। उन्होंने कुओं को बुलाने का एक बेतुका आदेश दिया था और बीरबल ने उसी बेतुकेपन में एक तर्क ढूंढ निकाला था जो अकाट्य था। अकबर ये तो कह नहीं सकते थे कि कुएं चल नहीं सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा कहते तो उनका अपना ही आदेश मूर्खतापूर्ण साबित हो जाता, और वो ये भी आदेश नहीं दे सकते थे कि शाही कुआं जाकर उन्हें लेकर आओ, क्योंकि ये भी उतना ही असंभव था। अकबर कुछ देर तक बीरबल को घूरते रहे और फिर अचानक जोर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी की गूंज पूरे बाग में फैल गई। वो अपनी हार में भी एक ऐसी जीत का अनुभव कर रहे थे
जो उन्हें सिर्फ बीरबल की संगति में ही मिलती थी। उन्होंने हंसते हुए कहा, मान गए बीरबल, मान गए। तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुमने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि मेरे एक अजीबोगरीब आदेश का ऐसा चतुर पालन किया कि बात भी रह गई और हम निरुत्तर भी हो गए। उन्होंने पूरे दरबार की ओर मुड़कर कहा, आज सबने देखा, एक बेतुके सवाल का जवाब हमेशा एक बेतुका तर्क ही होता है। बीरबल ने हमें सिखाया कि समस्याओं को हमेशा सीधे तरीके से नहीं, बल्कि दिमाग लगाकर भी हल किया जा सकता है। वह चाहते तो हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने समस्या के भीतर ही उसका समाधान ढूंढ निकाला। अकबर ने बीरबल को पास बुलाकर उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम सच में इस सल्तनत के सबसे कीमती नगीने हो। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से एक असंभव को संभव कर दिखाया और यह साबित कर दिया कि दुनिया की कोई भी मुश्किल तब तक बड़ी है जब तक आप उसे देखने का नजरिया नहीं बदलते। यह किस्सा आज भी हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे जटिल समस्याओं का हल सबसे सरल और रचनात्मक सोच में छिपा होता है। कहानी 7। मुगलिया सल्तनत का सूरज रोज की तरह ही आगरा के किले पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था, लेकिन आज दीवान खास की हवाओं में एक अनजाना सा भारीपन था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान तो थे, पर उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी थी। उनके नवरत्न और अन्य दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे, लेकिन सबकी निगाहें एक दूसरे से सवाल कर रही थी। वजह थी पिछले कुछ दिनों से दरबार में चल रही कानाफूसी और बीरबल के खिलाफ बढ़ता हुआ षड्यंत्र का जाल। बीरबल की बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और बादशाह अकबर से उनकी निकटता कई दरबारियों की आंखों में कांटे की तरह चुभती थी। इनमें सबसे आगे थे शाही खजांची मीर कासिम और बीरबल के पुराने प्रतिद्वंद्वी मुल्ला दो प्याजा। मीर कासिम एक लालची और धूर्त इंसान था, जिसे लगता था कि बीरबल की वजह से सल्तनत के मामलों में उसकी पूछ कम हो गई है। मुल्ला दो प्याजा तो हमेशा से ही बीरबल को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा था जिससे बीरबल का निकलना लगभग नामुमकिन था। उन्होंने अपने इस घिनौने खेल के लिए चुना शाही खजाने की सबसे कीमती चीज नूर मुगल हीरा। ये हीरा कोहिनूर जितना ही बेशकीमती माना जाता था और उसे 7 तालों वाली एक विशेष तिजोरी में रखा जाता था, जिसकी चाबियों का एक गुच्छा सिर्फ बादशाह के पास और दूसरा खजांची मीर कासिम के पास रहता था। एक रात मीर कासिम ने मुल्ला दो प्याजा के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रची। उसने अपनी चाबियों का इस्तेमाल कर तिजोरी खोली और नूर मुगल हीरे को निकाल लिया। फिर उसने बीरबल के एक पुराने नौकर करीम को बुलाया। करीम को कुछ समय पहले बीरबल ने छोटी मोटी चोरी के इल्जाम में काम से निकाल दिया था और वह उनसे बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। मीर कासिम ने उसे सोने की मोहरों का लालच दिया और जान की सलामती का वादा किया। योजना के अनुसार करीम को बस इतना करना था कि वो मीर कासिम द्वारा दी गई एक छोटी सी मखमली थैली को चुपके से बीरबल के शयन कक्ष में उनकी पलंग के नीचे छिपा दे। उस थैली में हीरे जैसी चमक वाले कांच के कुछ टुकड़े रखे गए थे, ताकि पहली नजर में वो हीरे के अवशेष लगे। अगली सुबह जैसे ही दरबार लगा, मीर कासिम दौड़ता हुआ आया और जमीन पर गिरकर छाती पीटने लगा। गजब हो गया जहांपना, लुट गए। सल्तनत की इज्जत नीलाम हो गई। अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। क्या हुआ मीर कासिम? साफ साफ बताओ। मीर कासिम ने रोते हुए कहा, आलम पनाह, शाही खजाने से नूर मुगल हीरा चोरी हो गया है। तिजोरी का ताला तो सही सलामत है, लेकिन हीरा गायब है। ये जरूर किसी ऐसे का काम है जिसे तिजोरी के बारे में गहरी जानकारी हो। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। इतना बड़ा और सुरक्षित हीरा कैसे चोरी हो सकता है? अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये नामुमकिन है, इसकी जांच की जाए। चप्पे चप्पे की तलाशी लो, चोर को जमीन से खोद कर निकालो।
मीर कासिम ने बड़ी चालाकी से कहा, हुजूर, मुझे एक व्यक्ति पर शक है। कौन है वो? अकबर गरजे। मीर कासिम ने धीरे से बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, कल रात वो देर तक शाही महल में ही थे और खजाने के आसपास भी देखे गए थे। उन्हें पैसों की भी सख्त जरूरत है। सुना है उन्होंने हाल ही में एक गांव को बड़ी रकम दान की है। ये सुनते ही बीरबल चौंक गए, लेकिन वो शांत रहे। अकबर ने अविश्वास से मीर कासिम को देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीरबल पर इल्जाम लगाने की? तुम्हारे पास कोई सबूत है? तभी मुल्ला दो प्याजा ने आग में घी डाला। जहां पनाह, शक तो हमें भी है। बीरबल अपनी चतुराई से कुछ भी कर सकते हैं। मीर कासिम ने तुरंत अपना अगला पासा फेंका। हुजूर, मेरे पास एक गवाह है। उसने करीम को पेश किया। करीम ने कांपते हुए झूठी गवाही दी। मैंने कल रात बीरबल साहब को खजाने से निकलकर अपने घर की ओर जाते देखा था। उनके हाथ में एक छोटी सी थैली थी जिसमें से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। अब अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने भारी मन से आदेश दिया, बीरबल के घर की तलाशी ली जाए। शाही सिपाही बीरबल के घर पहुंचे। तलाशी के दौरान एक सिपाही ने, जो पहले से ही मीर कासिम से मिला हुआ था, सीधे बीरबल के पलंग के नीचे हाथ डाला और वो मखमली थैली निकाल ली। थैली खोलते ही उसमें से कांच के टुकड़े चमकने लगे। अब तो जैसे बीरबल के खिलाफ सारे सबूत मिल गए थे। एक गवाह, चोरी का सामान और खजाने के पास उनकी मौजूदगी। दरबार में हर कोई बीरबल को दोषी नजरों से देखने लगा। उनके दोस्त भी नजरें चुराने लगे। अकबर का दिल टूट गया। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या उनका सबसे वफादार दोस्त, उनका सबसे बुद्धिमान सलाहकार एक चोर हो सकता है? लेकिन सबूत चीख चीख कर यही कह रहे थे। बीरबल, अकबर की आवाज में दर्द और गुस्सा मिला हुआ था, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इन सबूतों के खिलाफ तुम क्या कहना चाहोगे? बीरबल ने शांति से कहा, जहां पनाह, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं निर्दोष हूं। ये मेरे खिलाफ एक गहरी साजिश है। साजिश? मीर कासिम चिल्लाया। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है और तुम इसे साजिश कह रहे हो? चोर हमेशा खुद को बेगुनाही बताता है। अकबर ने भारी मन से फैसला सुनाया। सबूतों को मद्देनजर रखते हुए बीरबल को दोषी पाया जाता है। उन्हें कालकोरी में डाल दिया जाए। 3 दिन बाद उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। यह फैसला सुनते ही दरबार में एक खौफनाक खामोशी छा गई। बीरबल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने बस एक बार बादशाह की आंखों में देखा और फिर चुपचाप सिपाहियों के साथ चल दिए। काल कोठरी की ठंडी, सीलन भरी दीवारों के बीच बीरबल बैठे थे। बाहर उनके परिवार में मातम पसरा था और शहर में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ को अब भी यकीन था कि बीरबल निर्दोष है, लेकिन ज्यादातर लोग सबूतों पर विश्वास कर रहे थे। अकबर अपने कक्ष में बेचैन घूम रहे थे। उनका दिल मानने को तैयार नहीं था कि बीरबल चोर है, लेकिन उनका दिमाग कहता था कि सबूतों को झुठलाया नहीं जा सकता। 2 दिन बीत गए। बीरबल ने न कुछ खाया न पिया। वो बस गहरी सोच में डूबे थे। वो जानते थे कि असली चोर कौन है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। उन्हें अपनी बुद्धि के बल पर ही इस चक्रव्यूह को तोड़ना था। तीसरे दिन की सुबह, जब जल्लाद अपनी तलवार पर धार रख रहा था, बीरबल ने पहरेदार से बादशाह से मिलने की आखिरी इच्छा जताई। अकबर ने तुरंत उन्हें अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। जंजीरों में जकड़े बीरबल जब दरबार में पहुंचे तो उनकी आंखों में मौत का खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। कहो बीरबल, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? अकबर ने उदासी से पूछा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं मरने से पहले अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता हूं। मुझे बस एक मौका चाहिए। मैं आपसे एक ऐसी चीज मांगूंगा जिसे सुनकर शायद आपको हंसी आए, लेकिन मेरी जान बचाने का यही एकमात्र तरीका है। मांगो, अकबर ने कहा। बीरबल ने कहा, मुझे शहर के चौराहे पर एक बड़ा सा बर्तन चाहिए।
जिसमें पानी भरकर उसे काले कपड़े से ढक दिया जाए और उस बर्तन के पास मीर कासिम, मुल्ला दो प्याजा, गवाह करीम और मुझे खड़ा किया जाए। बस मेरी यही इच्छा है। ये एक बहुत ही अजीब मांग थी, लेकिन अकबर एक डूबते हुए इंसान की तरह थे जो तिनके का सहारा भी लेना चाहता था। उन्होंने बीरबल की ये इच्छा पूरी करने का आदेश दिया। शहर के मुख्य चौराहे पर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। बीच में एक विशालकाय पीतल का बर्तन रखा था जो पानी से लबालब भरा था और उसे एक मोटे काले कपड़े से ढका गया था। माहौल में एक रहस्यमयी तनाव था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल, मीर कासिम, मुल्ला दो प्याजा और करीम को उस बर्तन के पास खड़ा कर दिया गया। बीरबल ने भीड़ को संबोधित करते हुए ऊंची आवाज में कहा, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये कोई मामूली बर्तन नहीं है, ये इंसाफ का कलश है। इसके अंदर दैवीय शक्ति है। जो भी चोर होगा, जैसे ही वो इस बर्तन के अंदर हाथ डालेगा, ये कलश उसका हाथ पकड़ लेगा और तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो अपना गुनाह कबूल न कर ले। ये सुनकर मीर कासिम, मुल्ला और करीम के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें दैवीय शक्तियों पर तो विश्वास नहीं था, लेकिन बीरबल की बातों ने उनके मन में एक अनजाना सा खौफ पैदा कर दिया था। बीरबल ने आगे कहा, हम चारों एक एक करके इस काले कपड़े के अंदर हाथ डालेंगे और बर्तन के पानी को छूकर बाहर निकालेंगे। चूंकि मैं निर्दोष हूं, इसलिए मैं शुरुआत करता हूं। बीरबल ने आगे बढ़कर कपड़े के अंदर अपना हाथ डाला, कुछ पल रखा और फिर बाहर निकाल लिया। बर्तन ने उनका हाथ नहीं पकड़ा। अब मुल्ला दो प्याजा की बारी थी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए वो आगे बढ़े। उन्होंने डरते डरते अपना हाथ अंदर डाला और तुरंत बाहर खींच लिया। बर्तन ने उनका भी हाथ नहीं पकड़ा। उन्होंने राहत की सांस ली। इसके बाद गवाह करीम की बारी आई। वो पसीने से तरबतर था। कांपते हुए उसने अपना हाथ कपड़े के अंदर डाला और बिजली की तेजी से बाहर निकाल लिया। उसका हाथ भी आजाद था। अब आखिर में शाही खजांची मीर कासिम की बारी थी। वो मन ही मन हंस रहा था कि बीरबल का ये बचकाना जादू काम नहीं कर रहा। वो बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। उसने भी अपना हाथ अंदर डाला और बाहर निकाल लिया। कुछ नहीं हुआ। मीर कासिम जोर से हंसा। देखा जहांपना, ये सब बीरबल का ढोंग है। ये कोई जादुई बर्तन नहीं है। अब इसे इसकी सजा दी जाए। लेकिन बीरबल के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उन्होंने बादशाह से कहा, आलम पनाह, अब आप हम चारों को अपने हाथ दिखाने का हुक्म दे। अकबर ने आदेश दिया। सबसे पहले बीरबल ने अपना हाथ आगे किया। उनका हाथ गीला था और उस पर कालिख लगी हुई थी। फिर मुल्ला दो प्याजा ने अपना हाथ दिखाया। उनका हाथ सूखा था, उस पर कोई कालिख नहीं थी। फिर करीम ने अपना हाथ दिखाया। उसका हाथ भी पूरी तरह सूखा और साफ था। और आखिर में मीर कासिम ने जब अपना हाथ दिखाया तो उसका हाथ भी बिल्कुल सूखा था। एक पल के लिए कोई कुछ समझ नहीं पाया। फिर बीरबल ने रहस्य से पर्दा उठाया। जहांपनाह, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, इस बर्तन में कोई जादू नहीं था। मैंने बस इसके अंदर पानी के ऊपर मोटी कालिख, सूट की एक परत बिछा दी थी। मुझे पता था कि जो निर्दोष है उसे किसी दैवीय शक्ति का डर नहीं होगा और वो बेझिझक अपना हाथ पानी में डालेगा, जिससे उसका हाथ गीला भी होगा और उस पर कालिख भी लग जाएगी। लेकिन चोर, जिसके मन में पाप था, वो इस डर से कि कहीं बर्तन सच में उसका हाथ न पकड़ ले, सिर्फ हाथ अंदर डालने का नाटक करेगा और पानी को छुएगा ही नहीं, इसलिए उसका हाथ सूखा और साफ रह जाएगा। बीरबल ने मीर कासिम, मुल्ला और करीम की ओर इशारा करते हुए कहा, इन तीनों के सूखे हाथ इस बात का सबूत है कि ये ही असली चोर है। इन्होंने डर के मारे पानी को छुआ तक नहीं। ये सुनते ही जैसे भीड़ पर बिजली गिर गई। मीर कासिम, मुल्ला
और करीम के चेहरे सफेद पड़ गए। उनका झूठ पकड़ा जा चुका था। करीम तुरंत जमीन पर गिरकर रोने लगा और उसने सारी साजिश उगल दी। उसने बताया कि कैसे मीर कासिम और मुल्ला ने उसे लालच देकर ये काम करवाया और असली हीरा मीर कासिम के तहखाने में छिपा है। अकबर गुस्से से आगब बुला हो उठे। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को मीर कासिम के घर भेजा, जहां तहखाने से नूर मुगल हीरा बरामद हो गया। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन से उतरे और सीधे बीरबल के पास आए। उन्होंने खुद अपने हाथों से बीरबल की जंजीरें खोली और उन्हें गले से लगा लिया। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। हमें माफ कर दो बीरबल, हम सबूतों के धोखे में आ गए और अपने सबसे अनमोल हीरे को ही पहचानने में गलती कर बैठे। उन्होंने मीर कासिम, मुल्ला दो प्याजा और करीम को देशद्रोह और चोरी के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। उस दिन पूरे आगरा ने एक बार फिर बीरबल की बुद्धि का लोहा माना। उन्होंने साबित कर दिया था कि सबसे बड़ी अदालत इंसान का अपना ज़मीर होती है और बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है, जिससे किसी भी झूठे केस और साजिश के चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है।